हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक बार फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ ताकि क्लास स्टार्ट कर सकें। बताओ जैम के बच्चे भी है ना आज की क्लास में? बताओ जैम के बच्चे हैं आज की क्लास में? भाई जैम के बच्चे भी है ना? फटाफट कनेक्ट हो जाओ भाई ताकि क्लास स्टार्ट कर सकें। फटाफट सभी आ जाओ भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बताओ जैम के बच्चे भी हैं या नहीं है भाई? सभी है ना? Z1 Z2 Y2 ऑनलाइन जैम नेट गेट सभी है क्या? बताओ पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स की, ठीक है, कि न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स की कैसे हम न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर कैसे किसी फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट कर रहे थे, एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे में फंक्शनल ग्रुप में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर पे बात करने लगे, ठीक है। ठीक है, तो फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ भाई। देवरी का बहुत कई सारे लेक्चर लगेंगे, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है भाई सभी, ठीक है। एक बार फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ। देखो रिएजेंट की कहानी की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर की हमने शुरुआत पहुंच गए थे, ठीक है। नेट वाले बच्चों में पहले मैं बता देता हूं कि एक बार मैंने थोड़ा सा पॉइंट छोड़े थे किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक का जो बात कर रहा था जिसमें आपके पास 9BBN था, थाइजिल बोरेन थे, उसके अंदर केटेचोल बोरेन थे, उनके अंदर एक छोटा सा पॉइंट एल्काइन का बचा हुआ है, ठीक है, उसकी बात करनी है। तो मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में जब भी नेट गेट की अलग से क्लास होगी उसमें हम बात कर लेंगे। और एक छोटी सी स्टीरियो भी बच गई थी, स्टीरियो कॉन्सेप्ट, फ्यूज सिस्टम का कॉन्सेप्ट कि फ्यूज रिंग का कैसे उसमें स्टीरियो चेक की जाती है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट जब भी नेक्स्ट नेट गेट की नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम उसको डिस्कस कर लेंगे उन पॉइंट को, ठीक है। उसके लिए कुछ पेज छोड़ देना, मैंने कहा था 5-6 पेज छोड़ देना है, तो पेज छोड़ देना है 4-5 या 5 जो भी पेज छोड़ो, उसके बाद से स्टार्ट करना है। क्या कौन सा आपके पास, जो मैंने कहा था 2 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक आपको पढ़नी है, एक आपके पास एल्कीन एल्काइन के अंदर का सिस्टम्स हमें पढ़ना है और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड्स का, ठीक है। तो अब देखो लिखेंगे हेडिंग इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स, ठीक है। बिल्कुल हो सकती है भाई, ठीक है, बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी, इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। सिद्धांत क्यों नहीं होंगी बताओ, इंट्रामोलिकुलर हो सकती है बिल्कुल, ठीक है। सर वॉइस लो है, ठीक है, मैं ही बोल लेता हूँ भाई, इस स्टूडियो में आती है प्रॉब्लम वॉइस की, ठीक है। थोड़ा और ऊपर लगा देता हूँ ताकि आवाज़ अच्छे से आ सके। देखो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर जो होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर, तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर आपके पास यहाँ पर भी जैसे बात किसकी कर रहे थे, बोरोन की बात कर रहे थे, और किसकी बात कर रहे थे, एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स की। तो इलेक्ट्रोफिलिक में और न्यूक्लियोफिलिक में जो कॉमन डिफरेंस हमने समझा था फर्स्ट क्लास के अंदर, वो क्या था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर थे उनको पहले क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है, और जो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर होते हैं वो पहले से ही ऑलरेडी क्या होते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। तो ये आपके पास जैसे BH3 हो गया इस टाइप का, या ALH3 टाइप का हो गया, तो ये सभी क्या है आपके पास, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर होंगे। ये इनके पास क्या है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 का नाम होता है, क्या है, आपके 3 हाइड्राइड जुड़े हैं, बोरोन के पास 3 वैलेंसी जुड़ी है, और 3 वैलेंसी होती है तो हम कहते हैं कि बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, या एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन जब भी होते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है कंपाउंड। और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो खुद के पास क्या चाहता है, खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बताओ दूसरे को हाइड्राइड कहां से दे सकता है, दूसरे को हाइड्राइड कहां से दे सकता है। तो कार्बोनिल के जब पास जाएगा, मान लो इसकी अगर मैकेनिज्म में थोड़ा सा मैं घुसूं कि भाई मैकेनिज्म कैसे होगी, कोई ये मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो जाता है, इस साइड लिख देता हूं इसको, कि कार्बोनिल कंपाउंड की मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूं,
तो जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इसके पास BH3 डाल दिया जाए या AlH3 डाल दिया जाए और इसकी रिएक्शंस करवा दी जाए और कहा जाए कि भाई अब रिएक्शंस कर, तो ये जैसे ही मैंने नाम से पता चल रहा है हाइड्राइड डोनेट करेगा। अब ये हाइड्राइड डोनेट करेगा तो कैसे कर सकता है बताओ, इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, दूसरे को कहां से दे पाएगा बताओ, खुद के पास देने के है, खाने के लिए कुछ है नहीं, दूसरे को देना कहां से दे पाएगा, खुद के पास होगा तभी तो दे पाएगा। तो इसका मतलब कि ये सिस्टम क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये चाहता है कोई मुझे एक्टिवेट कर दे, और एक्टिवेट कैसे होगा जब 4 बॉन्ड बना लेगा। तो सोचो यहां ये कार्बोनिल कहता है रिड्यूस हो सकता है, कैसे रिड्यूस होगा जब ये हाइड्राइड डोनेट करेगा, तो कार्बोनिल कहेगा भाई मैं तुझे एक्टिवेट कर सकता हूं, तू मुझे अगर हाइड्राइड दे देगा। तो ये भी तैयार, ये हाइड्राइड देने के लिए तैयार है ही, कि यहां ये एक्टिवेट कब होगा जब 4 बॉन्ड बना लेगा। ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बताओ क्या बन जाएगा, ये कार्बोनिल आपका बन जाएगा, ये आपका BH3 इसके साथ जुड़ जाएगा। बताओ भाई ये चीज समझ में आई कि नहीं आई फटाफट, कि यहां लोन पेयर के पास BH3 के पास लुईस एसिड है, वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये लोन पेयर क्या किया, इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ये क्या हो चुका है, बोरोन अब 4 इलेक्ट्रॉन, यहां 4 बॉन्ड बन चुके हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो ये एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अब अपने इलेक्ट्रॉन यहां से हाइड्राइड डोनेट कर सकता है। अब बताओ याद करो न्यूक्लियोफिलिक में क्या था, न्यूक्लियोफिलिक में ये कार्बोनिल ले रखा था और इसमें BH4 डालते थे, तो यहां से ये आपका ऑलरेडी क्या था, एक्टिवेटेड फॉर्म में था, ये क्या था ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर्म में था, और अगर ऑलरेडी यहां एक्टिवेटेड फॉर्म में था तो ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड डोनेट कर देता था ये यहां सिस्टम को। तो दिस इज, ये क्या था आपके पास न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर। ये क्या है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक में हम क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट करना पड़ रहा है हमें। जैसे ही एक्टिवेट किया तो यहां से अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो बन क्या जाएगा भाई, देखो यहां BH2 और ये आपका हाइड्रोजन्स हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन्स। अब देखो ये बोरॉन वापिस क्या हो चुका है, अब फिर डेफिशिएंट हो चुका है, फिर 3 बॉन्ड बन चुके हैं, फिर चाहता है कोई मुझे, अगर तुझे हाइड्राइड, कार्बोनिल से कहता है अगर तुझे हाइड्राइड लेने हैं तो मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये कार्बोनिल फिर इसके पास आएगा, कार्बोनिल फिर इसके पास आएगा, फिर अपना लोन पेयर क्या करेगा, इस बोरोन के वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा तो बताओ क्या बन जाएगा भाई, यहां से क्या बन जाएगा, देखो यहां से ये कार्बोनिल है और ये कार्बोनिल होगा, तो ये आपके पास बोरोन, ये हाइड्रोजन और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, यही तो होगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। अब बोरोन वापस 4 बॉन्ड बना लिए, वापस एक्टिवेट हो चुका है, वापस एक्टिवेट हो गया तो यहां अपने ये हाइड्राइड डोनेट कर देगा, बॉन्ड शिफ्ट कर देगा। बताओ क्या बन गया, ये आपका ऑक्सीजन, बोरोन, ये और इसके पास 2 हाइड्रोजन। अब कितना हाइड्रोजन बच गया है, एक ही हाइड्रोजन बचा, ये इसके पास एक हाइड्रोजन बच गया, ठीक है। तो यहां हो क्या रहा है बेसिकली, देखो यहां हो क्या रहा है कि हर एक हाइड्रोजन क्या कर रहा है, उस कार्बोनिल को डोनेट कर रहा है, और यहां बोरोन के पास हाइड्रोजन खुद ही जुड़ता जा रहा है। तो देखो यहां हाइड्रोजन एक और बच गया, इसका मतलब अब भी ये हाइड्राइड डोनेट कर सकता है। तो कार्बोनिल, एक और कार्बोनिल को यहां पर आना होगा और डोनेट करेगा, तो ये इसको फिर से एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट करके वापस इस कार्बोनिल के साथ जुड़ जाएगा। तो मैं यहां नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं इसकी मैकेनिज्म को। यहां हमारे पास क्या बन चुका है कि बोरोन है, बोरोन के साथ एक हाइड्रोजन और इसके साथ ये 2 कार्बोनिल जुड़ चुके हैं। अब यहां से क्या होगा, ये आपके पास कार्बोनिल आएगा और ये कार्बोनिल वापिस क्या करेगा, वापिस अपनी इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर देगा और बना क्या देगा, फिर क्या करेगा भाई, हाइड्राइड वापिस डोनेट कर देगा। तो यहां से हाइड्रोजन्स, ये आपके पास क्या बन चुका है, ये ऑक्सीजन और ये इसके साथ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां आपका ये क्या हो चुका है भाई, ये सिस्टम बन चुका है। अब जैसे ही एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होते ये अपने हाइड्राइड यहां डोनेट कर देगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। यही तो कर रहे थे, बस न्यूक्लियोफिलिक में क्या था, न्यूक्लियोफिलिक में ऑलरेडी क्या था, एक्टिवेटेड फॉर्म में था, ऑलरेडी उसके पास 4 बॉन्ड बने हुए थे तो वो देने की टेंडेंसी रखता था। बट आपका इलेक्ट्रोफिलिक में कहानी ही उल्टी हो गई। क्यों, क्योंकि ये इसको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा
और एक्टिवेट कैसे करेंगे कि ये कार्बोनिल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन की है वो क्या कर देगा, इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा ताकि 4 बॉन्ड बने और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते ही ये क्या करेगा, धड़ाके से अपना हाइड्राइड डोनेट करने लगेगा। अब यहां क्या होगा, सिचुएशंस यहां क्या बन जाएगी, ये आपके पास जैसे ये सिस्टम बना तो अब बोरोन के पास क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां आया, ये ऑक्सीजन, यहां ये सिस्टम, ये ऑक्सीजन, यहां ये सिस्टम, ये आपका ऑक्सीजन, ये सिस्टम तैयार हो गया। अब इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्राइड देने के लिए नहीं रहा, तो हम क्या कर देंगे लास्ट में, हाइड्रोलाइसिस। बताओ भाई, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। यहां से बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ये OH माइनस H पॉजिटिव, यहां से भी ये आपका H पॉजिटिव OH माइनस, ये आपका H पॉजिटिव OH माइनस, तो बताओ ये तो BOH3 की फॉर्म में निकल जाएगा बोरिक एसिड, और ये क्या मिल जाएगा हमें यहाँ आपका ये एल्कोहल। देखो ये आपका एल्कोहल बन जाएगा। बताओ भाई, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा है, एक आपके पास BOH3 का होल थ्राइस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि ये हाइड्रोजन कहां से आया है, तो आप कहोगे ये BH3 से आया है, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है उससे आया है। और जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये कहां से आया है, ये आपका सॉल्वेंट से आया है, या जो भी वाटर मॉलिक्यूल आपका लास्ट में जो वर्कअप करवा रहे हो तो वहां से आया है। तो इसका मतलब आपका यहां कितने मॉलिक्यूल बने हैं, देखो यहां मॉलिक्यूल बने हैं कितने, 3 मॉलिक्यूल, 3 ही OH के मॉलिक्यूल बनेंगे। वहां कितने बने थे याद करो, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर में 4 मॉलिक्यूल बन रहे थे, यहां कितने बन रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। यहां क्या बन रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जबकि न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर के अंदर 4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, ये हाइड्रोजन कहां से आया है, इसकी जगह अगर ड्यूटेरियम लगा दूं, हाइड्रोजन लगा दूं, तो क्या क्या बनेगा वो आप देख सकते हो कि कहां हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, कहां ड्यूटेरियम जुड़ना चाहिए। बताओ, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है, वही मैकेनिज्म फॉलो करनी है, कुछ चेंज नहीं करना है। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोडक्ट वही बनने वाले हैं जो आपका न्यूक्लियोफिलिक में बनते थे, जो न्यूक्लियोफिलिक में बनते थे वही प्रोडक्ट यहां पर भी बनाने आपको। वहां अगर आपके पास एसिड से अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, एसिड से अल्कोहल जाएगा, एमाइड से एमीन में जा रहा था, तो यहां पर भी एमाइड से एमीन में ही जाने वाला है। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है, फटाफट बताओ भाई, आगे बढ़े। चल नहीं रहा है क्या, अच्छा कनिका क्लास रुकी हुई है कि भाई, बताओ फटाफट, क्लास चल रही है नहीं चल रही है, बफर हो रही है, ओके बफर हो रही है, क्लास चल ही नहीं रही है, ये बताओ फटाफट। भाई एक बार बताओ, क्लियर है, ठीक है, सब चल रहा है, ओके बताओ सब चल रहा है, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसी में बात करते हैं, यहां इसकी कीमो सेलेक्टिविटी, जैसे आपके पास एग्जांपल दे दिया जाए, कीमो सेलेक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, देखो यहां से तो क्लियर चल रहा है भाई, ठीक है, तो हो सकता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, सुपीरियर बफरिंग हो रही है, तो आपके वहां से कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, यहां से बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है ठीक है, ओके। देखो बात करते हैं, मैंने कहा इसमें जो सबसे ज्यादा कोई भी रिएजेंट का किसी स्पेसिफिक रोल होता है, वही रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक ऐसा रिएजेंट है जो सबको ही रिड्यूस कर देता है, तो उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। जैसे आपने मैंने बताया था कि आप अगर पैरासीटामोल बीमार हो गए और पैरासीटामोल की गोली ले रहे हो, तो उसकी अगर उसी गोली के ही, उसी टेबलेट के ही साइड इफेक्ट्स अगर होने लगे, कि वहां एक जगह जहां आप बीमार हुए उसी के ऊपर ही इफेक्ट अगर डालता है, तो वो एक अच्छी है, स्पेसिफिक अच्छी टेबलेट है। बट अगर उसी टेबलेट के ही कुछ साइड इफेक्ट हो जाए कि वहां और कहीं पर भी अपना इफेक्ट शो करे, तो वो एक अच्छी टेबलेट नहीं होगी, मतलब उसको आप यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ स्पेसिफिक रिएजेंट का मतलब भी यही होगा कि वो उसका कोई स्पेसिफिक रोल होगा। मैं कीमो सेलेक्टिविटी बिल्कुल साफ क्लियर शब्दों में बता चुका हूं। किसी 2 फंक्शनल ग्रुप के में से एक फंक्शनल ग्रुप को चुन ले कि कहे कि भाई मैं इसको पहले रिड्यूस करूंगा, इसको बाद में करूंगा, या करूंगा ही नहीं इसको,
तो वो क्या होगा हमारे कीमो सेलेक्टिविटी। तो हम यहाँ सेकंड बात करते हैं कीमो सेलेक्टिविटी। कीमो सेलेक्टिविटी से पहले हमें थोड़ा रिएक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि रिएक्टिविटी से ही हमें जनरेट होगा कीमो सेलेक्टिविटी। वहां न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर में भी हम क्या किए थे, वहां से सबसे पहले रिएक्टिविटी बात की थी, और रिएक्टिविटी से मुझे पता चला था कि एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, लेस कीमो सेलेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू बोरोन हाइड्राइड के। यहां पर भी हमें क्या देखनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी। तो हेडिंग लिख लेंगे रिएक्टिविटी। देखो रिएक्टिविटी की बात करता हूं। देखो रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो आप खुद देखोगे कि अगर मेरे पास ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, या मैं जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं मैं लिख देता हूं भाई यहां। जैसे ये मेरे पास एसाइल क्लोराइड हो गया, ये क्या हो गया भाई, एसाइल क्लोराइड हो गया। ये आपके पास ऑक्सीजन, यहां क्लोरीन, ये आपके पास एल्डिहाइड, ये आपके पास कीटोन हो गया, ठीक है, ये आपके पास एस्टर हो गया, ये आपके पास एसिड हो गया, ठीक है, और ये आपके पास एमाइड हो गया। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है जैसे, ठीक है। और इन फंक्शनल ग्रुप में हमें चेक करना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं बात करता हूं NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब जो भी न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर था, तो उसमें हम कहते थे जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी वो पहले रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शंस आपके अच्छे होंगे। क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल के पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और एक न्यूक्लियोफाइल के पास जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन ज्यादा होंगे। तो इसीलिए हम कहते थे कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। पर यहां कहानी उल्टी पड़ जाती है। देखो कैसे उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि यहां आपका वहां जो बोरोन और आपके पास हाइड्रोजन था, बोरोन हाइड्राइड या एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहले से ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर्म में थे, उनको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं थी। उसे कहीं कार्बोनिल दूर से नजर भी आ गया तो उसके ऊपर जाके अटैक मार देते थे। बट यहां कहानी उल्टी पड़ रही है। कैसे उल्टी पड़ रही है, देखो यहां चाहता है बोरोन, दिख रहा है दूर से आ रहा है बोरोन, दूर से कार्बोनिल आता दिख रहा है, कार्बोनिल आता दिखा, दूर से देखा, और वो जाकर के झपट्टा नहीं मारते, मतलब अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं अटैक कर सकता, पहले पास आने देगा, सोचेगा, उसे कहेगा कि भाई मुझे एक्टिवेट कर दे। अब कार्बोनिल की मर्जी है कि एक्टिवेट करे या नहीं करे, वो कार्बोनिल की मर्जी है, क्योंकि अब खुद नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर में क्या था, दिख जाए दूर से कार्बोनिल तो खुद ही अटैक कर देता था। पर वहां वो बैठा हुआ, क्योंकि खुद ही गरीब है, खुद ही डेफिशिएंट है, पर जैसे दूर से कार्बोनिल आया, पास आया, उसे रिक्वेस्ट करेगा, कहेगा भाई मुझे एक्टिवेट कर दे, मैं एक्टिवेट कर दूंगा, तुझे रिड्यूस कर दूंगा, मैं एक्टिवेट होते ही। तो बताओ ये किस चीज पे, ये बोरोन जो होगा, जैसे ये कार्बोनिल है, ये बोरोन किस चीज के ऊपर डिपेंड हो गया कि ये तब तक अटैक नहीं कर सकता जब तक ये एक्टिवेट नहीं हो जाए। और एक्टिवेट कैसे करेगा, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहूं या लोन पेयर कहूंगा कि ये लोन पेयर यहां डोनेट करेगा और तब जाकर के ये एक्टिवेट होगा। अब मुझे रिएक्टिविटी की बात करनी है, तो रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या कह सकता हूं कि वो लोन पेयर या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले एक्टिवेट करेगी जिसके पास ज्यादा होगी। अब बेचारा है ही गरीब, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो बताओ वो कैसे एक्टिवेट कर पाएगा। वो कहेगा भाई मेरे पास इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि मेरा ही काम चल जाए, तो तेरे कहां से दे दूंगा। पर किसी के पास भर भर के पड़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो क्या करेगा, दूसरे को डोनेट कर सकता है। और डोनेट कैसे कर सकता है, जब उसके पास ऑलरेडी होगी। अब देखो होगी किसके पास, यही देखनी हमें। अगर मैं क्या लेता हूं, एमाइड लेता हूं, एमाइड लेता हूं, ये आपका एमाइड है, और एमाइड क्या करेगा, यहां से ये अपना लोन पेयर होगा, और लोन पेयर होगा तो ये अपनी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्लस m लगा करके क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब पहुंचेगी कहां, यहां ऑक्सीजन पे, तो यहां ये क्या बन जाएगा, Nr2। मतलब यहां जो इसके पास थी वो तो थी, पर साइड से और देन मिलने लग गई, किससे, ये प्लस m लगाने लग गया। अपने इधर से भी मिल रही है, अगर इधर से प्लस m है तो इधर से मिलेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये उतना ही जल्दी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और सोचो एक्टिवेट जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी क्या करेगा, इस कार्बोनिल को रिड्यूस कर देगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि रिएक्टिविटी जो होगी किस चीज पे डिपेंड करेगी,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑन ऑक्सीजन के ऊपर है वो कितनी होगी। देखो यहाँ मैं कहूंगा ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डोनेट करेगा तो ये प्लस m लगा रहा होगा, यहां से ये ऑक्सीजन भी प्लस m के थ्रू इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचा रहा होगा, ये भी प्लस m लगा रहा है। पर दोनों में ज्यादा कौन प्लस m लगा रहा है इस चीज पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जिसका ज्यादा प्लस m होगा उस ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो जल्दी इस बोरोन को एक्टिवेट कर सकता है। अब आप ये लोग बताओ भाई किसका प्लस m ज्यादा होता, आप कहोगे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का प्लस m ज्यादा, तो इस ऑक्सीजन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंची, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंची जल्दी एक्टिवेट हुआ, जल्दी एक्टिवेट होगा तो रिड्यूस जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका एसिड और मेरे पास एमाइड है तो उसमें पहले रिडक्शन से कीमोसेलेक्टिविटी दोनों डाल रखा है, दोनों में पहले किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब एमाइड के पास। जबकि अगर न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर डाल दो तो क्या करेगा, ये तो बिल्कुल घिस घिस के कर रहा था, घिस घिस के करेगा इनको रिड्यूस, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत कम होती है। पर क्या यहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी मैटर कर रही है, नहीं, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। चलो इसकी बात करते हैं, इन दोनों में से तो इसकी ज्यादा रिएक्टिविटी हो गई, इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, तो यहां कहूंगा प्लस m, यहां पर भी प्लस m है, ये भी ऑक्सीजन क्या कर सकता है भाई, अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है और इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकता है। तो यहां से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, पर ये प्लस m क्या है, OH से भी कम प्लस m है, और OH से यहां प्लस m कम होगा तो देखो यहां जितना कम प्लस m उतनी ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंची, उतनी ही क्या हो जाएगी, यहां कम एक्टिवेट कर पाएगा, जितना कम एक्टिवेट कर पाएगा उतनी ही रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ये तो चलो प्लस m लगा रहे थे, पर यहां पहुंची, यहां तो कीटोन ही आ गया, यहां तो प्लस आई आ गया। अब बताओ प्लस आई तो वैसे ही ना के बराबर इफेक्ट होता है, बहुत कम देता है इलेक्ट्रॉन, वो भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देता है, और इतने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इतने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे। पर हम इन दोनों में अगर मुझे डिफरेंशिएट करना पड़े तो मैं कहूंगा ये तो प्लस आई लगा रहा है, यहां तो वो भी देने वाला नहीं है जो घिस घिस के दे रहा था, ले भाई आधे 1 घंटे 10 घंटे 5 दिन में महीने 2 महीने में पहुंच रहा था जो इलेक्ट्रॉन, वो भी नहीं पहुंच रहा क्योंकि यहां देने वाला ही नहीं है। तो अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो मैं कहूंगा इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और यहां तो क्या आ गया, खींचने वाला आ गया, जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वही खींच रहा है, मान लिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो वापिस खींच रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी का ही वापिस खींचेगा तो बताओ इसके पास जो थी वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई दूसरा लेके जा रहा है, तो बताओ कहां से इस बेचारे को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये खुद डेफिशिएंट बैठा हुआ है और जिसके पास थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी भी कोई खींच ली, विड्रॉ कर ली, तो बताओ इसकी तो क्या हो जाएगी, हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि इसके साथ रिएक्शन भी नहीं देंगे ये। मतलब जो मोस्ट फास्टेस्ट रिएक्शन होगी वो तो ये होगी फास्टेस्ट, इन दोनों की सबसे ज्यादा होगी। तो इन दोनों में भी डिसाइड करना पड़े तो मैं कहूंगा एमाइड की, क्योंकि इसका प्लस m ज्यादा है। यहां आते आते इसकी तो क्या आ जाएगी, स्लो आ जाएगी एस्टर तक ही, और इसकी तो वेरी स्लो आ जाएगी, वेरी स्लो रिएक्शंस आ जाएगी, और इसकी तो देगा ही नहीं, इनकी तो देगा ही नहीं, क्योंकि खींचने वाला जो थी वो भी लेने लग गए। तो बताओ ये चीज समझे कि नहीं समझे, मतलब कि आपके पास अगर एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं कि भाई ये एग्जाम्पल है और इसमें कह दिया जाए कि भाई इस एग्जाम्पल में ये आपका एक तो कीटोन है और एक आपका एसिड है, एक आपका क्या है, एसिड है। इधर मैंने क्या डाल दिया, NaBH4, और इधर मैंने क्या डाल दिया, BH3, और आपसे कह दिया जाए कि बताओ इन दोनों में से कौन कीमोसेलेक्टिविटी, कौन किसको रिड्यूस करेगा, तो बताओ किसको करोगे, NaBH4। मुझे पता है जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा उसका रिडक्शन पहले हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी ज्यादा है इसकी कम है तो इसका पहले रिडक्शन होगा। मतलब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, इसका क्या बन जाएगा भाई, ये जो प्रोडक्ट बताओ क्या बन जाएगा, यहां से ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये एसिड बताओ एज इट इज रह जाएगा, बट अगर BH3 आ जाए तो इनवर्स कर जाता है, उल्टा कर रहा था। जो अभी तक रिड्यूस नहीं कर पा रहे थे ये, जिसको देखते ही नेग्लेक्ट कर रहे थे, वो अब इसके लिए बहुत ही अच्छा रिएजेंट हो चुका है। ये इसे देखते ही इन दोनों में देखेगा, इस पे पहले झपट्टा मारेगा, क्यों, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो जल्दी एक्टिवेट होगा, और जल्दी एक्टिवेट होगा तो ये जल्दी इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा।
कहानी ही पलट गई। जो अभी तक रिड्यूस ही नहीं हो रहा था वो अब बहुत फास्ट रिड्यूस होने लग गया है। जो अभी तक न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर से जो देख ही नहीं रहा था जिसकी तरफ, वो अब क्या होने लग गया है, बहुत ही फास्ट रिड्यूस हो रहा है। बताओ ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ये चीजें समझ में आएगी नहीं आई? अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख रहा हूं, फटाफट बताइए ये चीजें समझ में आई है या नहीं आई? सभी कमेंट करें, हर बच्चा कमेंट करे जो देख रहा है, वो हर एक बच्चा कमेंट करना चाहिए भाई। अब मैं एक क्वेश्चन से लिख रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे ये आ गया आपके पास, यहां से ये एल्डिहाइड और ये आपके पास मैंने लिख दिया ये आपका NH2, ठीक है। और इसमें यहां डाल दिया मैंने NaBH4 और यहां डाल दिया NaBH4 विद BF3। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? सोचो क्या बनना चाहिए। कीमो सेलेक्टिविटी की बात कर देते हैं। चलो फटाफट कमेंट करो, बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट इसका आंसर दो। समझ गए? खुशबू क्लास नहीं चल रही है क्या? अरे भाई क्लास तो चल रही है ना, ऐसा तो नहीं है, यहाँ से तो क्लास अच्छे से चल रही है। हो सकता है आपके वहाँ देखो, यहाँ मेरे पास जो मोबाइल मुझे मेरे पास है, यहाँ क्लास बिल्कुल सही चल रही है, मतलब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब यहीं से प्रॉब्लम है। यहाँ अगर इस मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपकी वहीं से कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो खुद देखो, जहां नेटवर्क अच्छा आ रहा है वहां जाकर के बैठ करके देखो ये वीडियो, ठीक है। ओके भाई, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। या मैं ये कहूं इसके साथ, देखो ये लगा दिया, लो इसी के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे तो इसको भी रिड्यूस कर देता है। लिथियम सेलेक्टिविटी नहीं शो करता, चलो लिथियम को रहने देते हैं। बताओ इसी में बताओ सिलेक्टिविटी शो। NaBH4 CHO को रिड्यूस करेगा, ठीक है। यहां पर भी तो दोनों तरफ NaBH4 ही है भाई, दोनों तरफ NaBH4 ही है, ठीक है। इधर भी तो NaBH4 ही है, इधर भी NaBH4 है। BMID, यहां ये लो भाई, A कर दिया मैंने ये, और ये B प्रोडक्ट। बताओ अब क्यों हो रहा है ऐसा? चलो ठीक है, देखो ये तो है, दो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों कुछ अलग अलग प्रोडक्ट, दोनों अलग अलग के साथ रिएक्शंस कर रहे होंगे तभी कुछ हो रहा होगा, वरना दोनों तरफ से प्रोडक्ट एक बन रहा होता तो लिखने का कोई मजा ही नहीं था। पर बताओ ये सा क्यों हुआ कि भाई यहां से ये जो एमाइड है ये रिड्यूस हो रहा है, ऐसा क्यों? जबकि अभी तक तो क्या पढ़ते आए कि NaBH4 तो किसको रिड्यूस करता है? आपका किसको रिड्यूस करता है? जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी उसको रिड्यूस करेगा। बट इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखोगे तो आपकी इसी के पास है, जबकि मैं क्या कह रहा हूं कि इस केसेस में तो एमाइड को रिड्यूस करेगा पहले। तो ऐसा क्यों होगा भाई? वही क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। देखो यार इधर ध्यान दो भाई, जब आप मेन ग्रुप पढ़ते हो ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका NaBH4 देखा, यहां तो मैंने आइडिया मिल गया, क्योंकि पता है कि भाई सर दो चीजों के बीच में डिफरेंस करें, दो चीजों की कीमो सेलेक्टिविटी बात करें, एक न्यूक्लियोफिलिक और एक इलेक्ट्रोफिलिक है। पर अगर यही चीज आपको एग्जाम में गिवन होती तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचते कि एमाइड को रिड्यूस कर सकता है। यहां किस पे करके आते अटैक? एल्डिहाइड को रिड्यूस करके आओगे, क्योंकि आपको NaBH4 दिख रहा है, पर ये NaBH4 एक्चुअल में दिख कुछ हो रहा है, हकीकत कुछ हो रहा है। देखो कैसे इसकी हकीकत कुछ हो रहा है। याद करो मेन ग्रुप की कुछ बातें कि NaBH4 या मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम कोई भी मेरे पास हाइड्राइड डोनर होता है, और वो जब किसी लुईस एसिड के साथ रिएक्शंस करता है तो क्या बनाता है आपके यहाँ देखो, ये आपका NaBH4 है, लिथियम, जैसे मैंने यहाँ AlCl3 डाल दिया, लो या मैं यहां BF3 डाल दिया, लुईस एसिड के साथ रिएक्शंस करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? BH3 बोलूं या B2H6 से, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। मेन ग्रुप की रिएक्शंस को याद करो, मेन को या तो BH3 कहूं या B2H6,
तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब आपका न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर किसी लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करता है। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी लुईस एसिड, AlCl3 है क्या, लुईस एसिड, तो क्या बन जाएगा, AlH3। जैसा BH3 काम कर रहा है सेम वैसा ही काम कौन करने वाला है, AlH3। तो इसका मतलब कि आपके पास यहां ये चीज जरूर देख लेना है। देखो मैंने क्या क्या चीजें इन्वॉल्व की है वो ध्यान से समझना है कि अगर यहां न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर के साथ क्या आ जाए कि अकेला सॉल्वेंट ही दिया हुआ कोई नॉन पोलर, तो वहां जैसे THF ले लिया तो ये किसको रिड्यूस करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा उसको रिड्यूस करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा उसको रिड्यूस करेगा। अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कोई लुईस एसिड डाल दिया, जैसे AlCl3 डाल दिया, BF3 डाल दिया, कुछ भी ये डाल दिया, तो बताओ किसको रिड्यूस करेगा, उस कंपाउंड को करेगा जिसकी यहां ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि अब ये क्या नहीं रहा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं रहा, ये क्या बन चुका है, AlH3 इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर बन चुका है। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक की तो अभी रिएक्टिविटी देखी है, तो ये क्या कर देता है, इसका जस्ट इनवर्स कर देगा, ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी जिसकी कम होगी उसको पहले रिड्यूस करेगा। मतलब इस ऑक्सीजन पे जिसकी, इस ऑक्सीजन के ऊपर जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसको रिड्यूस करेगा। तीसरी बात, अगर मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम, यही कहानी किसके साथ हो रही है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, यही कहानी देखो लुईस एसिड है यहां पर भी, इसके साथ भी नॉर्मल NaBH4 लिया था, फिर लुईस एसिड भी ले रहा हूं मैं, और फिर X2 भी ले रहा हूं। अगर मैं X2 ले लेता हूं तो ये किसको रिड्यूस करता है, एल्काइंस को, ये किसको, एल्काइंस को। अगर यहां H होता है तो हमारे पास Z एल्कीन बनती थी ना, E एल्कीन बनती थी, पर अगर X2 दे देता हूं तो मैं क्या बनती थी, Z एल्कीन का फॉर्मेशन होता था। तीनों कहानी में बस साइड में सब्स्टिट्यूएंट जो साथ में क्या दे रखा है सॉल्यूशन उस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये बिल्कुल मत समझना कि यहां अगर मैं NaBH4 लिख रहा हूं तो ये हकीकत में भी वैसा ही NaBH4 है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, लुईस एसिड है या नहीं है, X2 है या नहीं है, इस चीज पे जरूर फोकस करना है। बताओ समझ में आई कि नहीं आई। यहां दिखता कुछ और है पर हकीकत कुछ और कर देता है। मतलब ये देखो दोनों आपस में रिएक्शंस करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, BH3 या कहूं या B2H6 से। और अभी मैंने बताया कि BH3 अगर इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर होता है तो किसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी, एमाइड की। मतलब ये रिड्यूस होगा, ये किस में रिड्यूस होगा, आपका किस में रिड्यूस होगा भाई, फटाफट बताओ किस में रिड्यूस होगा, एमीन के अंदर। ये किस में आ जाएगा, आपका एमीन के अंदर। ये आपका एल्डिहाइड रह जाएगा और ये आपका एमीन बन जाएगा NH2। बट यहां NaBH4 है तो ये जैसा दिख रहा है हकीकत भी वैसी है। तो यहां हम कहेंगे जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा वो पहले रिड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी ज्यादा। तो यहां लिख देता हूं ए प्रोडक्ट, और ये आपका प्राइमरी अल्कोहल, और ये जैसा एमाइड होगा वैसा ही रहेगा। ये कहानी बन जाएगी। बताओ ये चीज समझ में आएगी नहीं आई, फटाफट बताएंगे सभी, कमेंट करो भाई फटाफट बताओ, सभी बताओ। सारे दोस्तों को बफरिंग हो रहा है बुरे। चल नहीं, वीडियो स्टॉप्ड। चलो मैं देखता हूं भाई एक बार, 1 मिनट रुको सभी। सागर बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या करें हम, तो रुकूं क्लास पे। बोल दो, सभी बच्चे बोल रहे हैं बहुत सारी बफरिंग हो रही है। ठीक है दिव्या, देख रहे, चेक हो रहा है, ठीक है चेक कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो सभी के में हो रहा है, ठीक है। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बेंजीन रिंग क्यों नहीं रिड्यूस होता, शशिकांता तुम ही बताओ बेंजीन रिंग क्यों नहीं रिड्यूस होता। मैंने एल्काइंस की कहानी और एरोमेटिक की तो बात है भाई। अरे एल्काइन की बोल दिया, एल्काइन तो यहाँ एरोमेटिसिटी का और कॉन्सेप्ट आ चुका है। बताओ कोई भी
अगर मेरे पास पाई बॉन्ड होता है तो वो पाई बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास एक ऑलरेडी एक और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो उसे क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी किसी सिस्टम के पास, तो बताओ NaBH4 हुआ, या आपके पास जो ये क्या है, हाइड्राइड डोनर है, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना है इनको। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ बताओ रिएक्शन कर सकता है क्या? कोई भी बेंजीन रिंग है वो ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब बेंजीन रिंग किसकी तरह बिहेव करती है, जो न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ कैसे रिएक्शन कर सकता है? ठीक है, इसीलिए रिड्यूस नहीं करती एरोमेटिक सिस्टम को। भाई देखो बफरिंग हो रहा है, तो बताओ चेक कर रहे हैं, 1 मिनट रुकना, चेक कर रहे हैं, देख पूछ लेता हूँ मैं कहाँ तक क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बताओ अभी बफरिंग हो रही है कि भाई, बताओ हो रही है कि अभी बफरिंग, बताओ भाई बफरिंग हो रही है कि अभी अभी भी ऐसा ही चल रहा है कि नेट, या बिल्कुल सही चल रहा है? अब फटाफट सभी बताओ, बताओ आगे बढ़ूं क्या मैं, अगर सही चल गया हो नेट तो? बताओ नहीं चल रहा है क्या? देखो बताओ सभी का चल रहा है क्या, सही है? ठीक है ठीक है। देखो क्वेश्चंस में मैंने ये कहा है, ये क्वेश्चंस वापस समझा देता हूं। देखो क्वेश्चंस में मैंने ये कहा है कि आपको ये देखना है, ये मत देख करके ऐसा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर होता है कि हमें एक रिएजेंट दिखा और रिएजेंट दिखते ही हम उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कम टाइम में हमें ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यहां पर आपको जब भी न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर दे देता है तो उसमें यह ध्यान रखना कि इसके साथ क्या गिवन है। अगर NaBH4 है या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, कोई भी लिथियम बोरोहाइड्राइड, जो भी न्यूक्लियोफाइल है, जो भी न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर है, उसके साथ ये जरूर चेक कर लेना क्या कोई लुईस एसिड तो नहीं है। अगर गलती से लुईस एसिड उस स्टेप में दे रखा है तो समझ जाना है कि वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, मतलब जो दिख रहा है वो एक्चुअल में वो नहीं है, वो दिखावटी है। दिखावटी, रियलिटी उसकी कुछ और है, रियलिटी कुछ और क्या होगी इसकी, कि वो एक इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर है जो आपस में रिएक्शंस करके क्या बना लेते हैं, BH3 या ALH3 का फॉर्मेशंस कर लेते हैं। तो यहां क्या बन जाएगा, अगर ये BH3 है तो ये पहले किसको रिड्यूस करेगा, एमाइड, देख चुके रिएक्टिविटी। और अगर ये मेरे पास यहां NaBH4 है तो ये पहले एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। बताओ ये बात अब क्लियर हो गई कि नहीं होगी? ठीक है, अब ठीक है, ओके ओके, नहीं हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कीमो सेलेक्टिविटी। कीमो सेलेक्टिविटी सब कुछ पता चली गई है, कौन पहले रिड्यूस करेगा, फिर भी हम नॉर्मली एक कीमो सेलेक्टिविटी के 1-2 क्वेश्चंस लिख लेते हैं। कीमो सेलेक्टिविटी की बात करते हैं।
ठीक है। कीमो सेलेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो कीमो सेलेक्टिविटी के अंदर देखो क्या है, हमें देख चुके हैं रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं कि कीमो सेलेक्टिविटी की तो मैं क्या कहूंगा, सबसे ज्यादा जो कीमो सेलेक्टिविटी मतलब सबसे पहले जो रिड्यूस होगा इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर में वो कौन होंगे, आपके यहाँ एमाइड्स होंगे। उसके बाद कौन होंगे, एसिड जो बहुत फास्ट होंगे। उसके बाद एस्टर का नंबर आएगा, बहुत स्लो होगा उसकी रिएक्शंस। फिर उसके बाद कीटोन एल्डिहाइड जो वो एल्डिहाइड कीटोन तक एल्डिहाइड एसाइल क्लोराइड तक पहुंचता है तो एकदम बिल्कुल स्लो रिएक्शंस करने लगता है। मतलब जो अभी तक भाग भाग के रिएक्शन कर रहे थे अब उनके साथ रिएक्शंस ही नहीं हो रही है। कौन, न्यूक्लियोफिलिक जो कर रहे थे। तो यहां अगर आपके पास ये सिस्टम दिया हुआ है, जैसे एक एसिड दे दिया ये, और एक ये मान लो मेरे पास यहाँ क्या दे दिया, एल्डिहाइड दे दिया, और इसमें अगर BH3 डाल दिया 1 इक्वलेंट, या अगर BH3 डालते ही समझ जाना है क्या करेगा, तो ये इसको रिड्यूस करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको छोड़ देगा। ये कीमो सेलेक्टिविटी के दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, उस दो फंक्शनल ग्रुप में से क्या होगा आपके पास की प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैंने कहा जो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर जो बनाता था वही के वही यहां पर भी प्रोडक्ट बनेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपके पास ये दे दिया, एमाइड दे दिया, और यहाँ कीटोन दे दिया, तो यहाँ BH3 डाल दिया, तो किसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, इसको नहीं छोड़ करेगा। ये कीमो सेलेक्टिविटी है कि दो फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसको एक को रिड्यूस कर देगा। जैसे आपके पास ये सिस्टम दे दिया, यहां जैसे असाइल क्लोराइड ही डाल दिया, यहां आपके पास मान लो एस्टर डाल दिया, आप BH3 डाल दिया 1 इक्वलेंट, तो ये तो इसके साथ देता ही नहीं है, पर इसके साथ दे देगा, पर स्लो देगा, इसके साथ दे देगा रिएक्शन। तो यही कीमो सेलेक्टिविटी है। ठीक है, बताओ ये बात क्लियर हो गई है। अभी भी बफरिंग हो रहा है ललिता, यहां से तो बिल्कुल फिट है। अब तो सभी बच्चे बोल रहे हैं ठीक चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये कहानी किसकी थी, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर की थी। मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक जो काम कर रहे थे उसका जस्ट इनवर्स कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक का भी एक डेरिवेटिव होता है, कौन सा होगा, डाइबेल एच जिसे बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइबेल एच। डाइबेल एच ये इसका डेरिवेटिव होगा BH3 का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो डाइबेल एच होता क्या है कि एल्यूमिनियम होगा, ये आपका हाइड्रोजन्स होगा, और ये आपका ये ट्रसरी ब्यूटाइल जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है डाइबेल एच। डाइबेल एच की फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये आपका डाइबेल एच है। ये मोस्टली जो यूज किया जाता है वो लगभग -70 या -78 डिग्री टेम्परेचर पे यूज किया जाता है। ये जो डाइबेल एच है, देखो अब ये जो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं ये बल्कि है, और बल्कि आ जाते हैं तो बताओ बल्कि होगा तो वो हरेक को क्या करेगा, रिड्यूस नहीं कर पाएगा। मतलब उसकी कोई ना कोई सेलेक्टिविटी होगी, और उसकी सेलेक्टिविटी होगी तो ये क्या करेगा, कुछ स्पेसिफिक को ही रिड्यूस कर पाएगा, क्योंकि इसके साइड में बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बड़े बड़े बल्कि। तो जैसे अटैक करने जाएगा तो बल्कि ग्रुप क्या करेंगे, उसे अटैक नहीं करने देंगे, फेवर नहीं करेंगे। तो वो किसी हरेक के ग्रुप पे अटैक ना करके किसी स्पेसिफिक को ही रिड्यूस करेगा, और वही रिएजेंट की क्वालिटी होती है। किसी भी कोई भी रिएजेंट को स्पेसिफिक रोल करे वही उसकी क्वालिटी थी, वही रिएजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो डाइबेल एच की बात करें तो सबसे पहला जो रिडक्शन होता है वो रहता है रिडक्शंस ऑफ एस्टर। रिडक्शंस ऑफ एस्टर, एस्टर की अगर मैं बात करूं, रिडक्शंस ऑफ एस्टर की अगर कहानी की मैं बात करता हूं तो मैं कहूंगा कि मेरे पास जैसे ये कोई एस्टर ग्रुप है, ठीक है, और इस एस्टर में यहां मेरे पास क्या है, डाइबेल एच। अब डाइबेल एच देखो यहां में इस ग्रुप को, जो ये आपके पास ये ग्रुप है एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप को मैं क्या मान लेता हूं, आर ग्रुप बोल देता हूं। यहां क्या बोल देता हूं, आर ग्रुप है, इसको भी मैं आर ग्रुप मान लेता हूं। तो यहां थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूं AL R और H। बताओ यही हमारा डाइबेल एच है। अब बताओ ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। ये आपके इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है। इसको एक्टिवेट करेगा कौन, ये एस्टर का ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के लोन पर इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो बताओ क्या बन जाएगा भाई, ये एल्यूमिनियम,
यहाँ R, ये R और यहाँ हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आपका एस्टर हो जाता है। ठीक है, ये बन गया। अब देखो जैसे ही आपके पास इस ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एल्यूमिनियम को डोनेट की तो यहां क्या होगा, ये एक्टिवेट हो गया। और जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो अब ये क्या कर सकता है, अपना ये हाइड्राइड डोनेट कर सकता है। डोनेट होते यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहां ये आपका ऑक्सीजन, ये एल्यूमिनियम, ये R और ये R और यहां हाइड्रोजन आ गया, ये आपका OR ग्रुप होता है। अब जो ये ग्रुप बनता है, ये आपकी जो ज्योमेट्री बनती है कौन सी है, टेट्राहाइड्रल। चार आपके पास यहां सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं इस कार्बन पे, तो इस कार्बन की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी। वो क्या होगी, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। और अगर टेट्राहाइड्रल इसकी ज्योमेट्री है तो ये क्या होती है, ये ज्योमेट्री अब दो फंक्शनल, दो चीजों में, यहां एक आपके पास यहां अनस्टेबिलिटी, ये आपका जब टेट्राहाइड्रल जब स्ट्रक्चर क्या हो, अनस्टेबल हो, और एक क्या बनेगी इसकी आगे चल के स्टेबल हो सकती है। अब आप कहोगे सर अनस्टेबल और स्टेबल का मतलब क्या है, कि ये जो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बनी है ये लो टेम्परेचर के ऊपर तो स्टेबल होती है, पर अगर मैं हाई टेम्परेचर ले लेता हूं तो ये अनस्टेबल होती है। इन दो ऑक्सीजन्स के बीच में स्टेरिक रिपल्सन होने लग जाता है और इसी वजह से ये अनस्टेबल हो जाती है। कब होता है, जब आपका हाई टेम्परेचर होता है तो। और लो टेम्परेचर पे स्टेबल होती है, मतलब इस फॉर्म को आइसोलेट कर सकते हैं। और अगर ये फॉर्म अनस्टेबल है तो ये आइसोलेट नहीं हो पाती है, तो आगे रिएक्शन चली जाती है। और जब ये आइसोलेट हो जाती है तो वो कब होगी, स्टेबल। स्टेबल कब होगी, लो टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया लो टेम्परेचर -70 या -78 डिग्री टेम्परेचर इसको यूज किया जाता है। पर अगर हाई टेम्परेचर का मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शंस हो रही है, तो ये जब रिएक्शंस होगी यहां से क्या हो जाएगा, अब लास्ट में इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां से OH बन जाएगा ये आपके पास। तो यहां से ये देखो H2O यहां से क्या करेगा, अटैक करेगा, कहां करेगा, इस एल्यूमिनियम पे। यहां से ये O- बनेगा, O- क्या कर लेगा, इसको OH में कन्वर्ट कर देगा, या मैं ये कहूं यहां से ये चला जाएगा, इसको बाहर कर देगा। क्या बन चुका है यहां से आपका, ये आपका एल्डिहाइड फॉर्म हो गया है। क्या बन चुका है, एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। अब ये अनस्टेबल, ये तो किसकी कहानी थी, स्टेबल की। अनस्टेबल में भी सेम यही काम होगा, पर ये आइसोलेट नहीं हो पाएगा, तो यहां रिएक्शंस ना रुके आगे रिएक्शंस हो जाती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस। पहले एल्डिहाइड बनेगा और ये फिर वापस फर्दर रिड्यूस होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में रिड्यूस हो जाता है, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब आपका हाई टेम्परेचर होता है तब वो अल्कोहल में अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस हो जाता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ये आपका स्टेबल नहीं होता है, तो इसे हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। बट अगर ये कंट्रोल्ड होती है, कंट्रोल्ड मैनर में रिएक्शंस करती होती है, क्योंकि नॉर्मल जब भी डाइबल H को यूज किया जाता है वो -70 या 78 डिग्री टेम्परेचर पे ही यूज किया जाता है, तो वो रिएक्शंस कहां तक जाती है, एल्डिहाइड तक जाती है। पर अगर नॉर्मल टेम्परेचर दे दिया जाता है तो अल्कोहल तक भी जा सकती है। तो ये कहानी किसकी होती है, एस्टर के रिडक्शंस की बातें होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिडक्शंस की बात करते हैं। अरे राकेश भाई, मैं कितनी बार बोल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कीमोसेलेक्टिविटी। तो सभी को रिड्यूस कर देगा, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला, क्वेश्चन गलत होगा आपका। ठीक है, जो यहां चीज बता रहा हूं उस चीज पे फोकस नहीं करते हो। सर यहाँ 1-2 इक्विवेलेंट, भाई क्यों देगा एग्जामिनर 2 इक्विवेलेंट, तू खुद सोच। अगर वहां BH3 भी लिख के देता है तो भी तुझे एक कोई रिड्यूस करके आना है, क्योंकि वो एग्जामिनर पूछना ही यही चाहता है, कीमोसेलेक्टिविटी, उसका पर्पज ही यही होता है। तू खुद सोच, बता, जब तू दोनों को रिड्यूस कर देगा तो तेरे मतलब क्या रहेगा, NaBH4 यूज कर या BH3 यूज कर, क्या फर्क पड़ता है। पता कंफ्यूज कब होगा, जब वो कीमोसेलेक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, 2 यूज कर लू तो सर क्या होगा, जब सबको रिड्यूस कर देगा, 5 यूज कर लू तो भाई वो एग्जामिनर ऐसा करवाएगा ही नहीं। क्यों नहीं करवाएगा, उसे ये थोड़ी नहीं करवाना है सभी बच्चों के क्वेश्चन ठीक हो जाए। उसे तो ऐसा करना है कि भाई बच्चा सोचे एक बार, किसको रिड्यूस करूं किसको नहीं। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन देता है कीमोसेलेक्टिविटी, पूरे चैप्टर में ही कीमोसेलेक्टिविटी का ही रोल है। अगर कीमोसेलेक्टिविटी नहीं रहती तो इस चैप्टर कोई काम का ही नहीं था। क्यों इतने सारे रिएजेंट पढ़ते फिर हम। ठीक है, अरे दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों सेम काम करेंगे। ठीक है, ठीक है शशिकांता, दोनों सेम काम ही होंगे। वही है जो ये न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड बन चुका है,
तो वही है जो कौन पावरफुल होगा कौन नहीं होगा, वो एल्यूमिनियम वाला ही तो का बात कर चुके हैं किसकी होगी। ये अब एक्टिवेट होने के बाद क्या बन चुका है, न्यूक्लियोफिलिक ही तो बन चुका है। तो अलग से थोड़ी कॉन्सेप्ट, वही रिड्यूस होते हैं, वही प्रोडक्ट बनने होते हैं, कुछ चेंजिंग नहीं है, बस उसकी जो कीमोसेलेक्टिविटी है वो इनवर्स हो जाती है। ठीक है, तो वही कुछ होने वाला है यहां पर भी, ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, स्टेबल बताया तो अंजू क्यों होता है, क्योंकि यहां कोई रिपल्सन्स नहीं होता है। ये जो आपके दोनों ऑक्सीजन दिख रहे हैं इनके बीच में रिपल्सन्स होने लग जाते हैं। ठीक है, कब, जब रूम टेम्परेचर होता है, बट अगर लो टेम्परेचर ले लिया जाता है तो इनके बीच में रिपल्सन्स नहीं होता है। तो रिपल्सन्स नहीं होगा तो टेट्राहाइड्रल फॉर्म स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, ओके अंजू, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो बताओ क्लियर है क्या, सभी फटाफट आंसर दो, क्लियर है क्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, यहां नाइट्राइल की रिडक्शंस की। देखो नाइट्राइल, सेकंड बात करता हूं नाइट्राइल। जैसे आपके पास आरसीएन है भाई, क्या है, आरसीएन है, और इस आरसीएन की रिएक्शंस किसके साथ करवा दी जाती है, आपके डाइबेल एच के साथ। डाइबेल एच डाल दिया जाए तो डाइबेल एच के होता क्या है, आपका अभी बताया मैंने, एल्यूमिनियम और 2 आर ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप, और ये आपका हाइड्रोजन्स। ठीक है, ये आपका डाइबेल एच है। तो बताओ सबसे पहले तो ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा, क्योंकि जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये अपना हाइड्राइड डोनेट नहीं कर सकता है। एक्टिवेट कौन करने आएगा यहां, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, क्योंकि और किसी के पास तो लोन पेयर है नहीं, और किसी के पास लोन पेयर नहीं है, तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, यहां डोनेट करेगा। और जैसे ही यहां अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, RCN, और यहां क्या बन जाएगा, ये आपका एल्यूमिनियम R, ये R, और ये आपका हाइड्रोजन, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। बताओ यही बन जाएगा। अब जैसे ही ये बन गया तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, ये अपना हाइड्राइड, बताओ अब क्या कर सकता है भाई, डोनेट कर सकता है। यहां से ये हाइड्राइड क्या कर सकता है, अपना डोनेट कर सकता है। जैसे ही हाइड्राइड डोनेट किया तो यहां से बन किया जाएगा, ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका एल्यूमिनियम, ये आपका R ग्रुप, और ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका फॉर्मेशंस हो जाएगा। जैसे ये फॉर्म हो गया, ये अब मान लो फॉर्म हो जाता है, ये फॉर्म हो जाएगा। अब यहां से क्या कर सकते हो भाई, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, यहां वाटर डाल दोगे, यहां से आपका ये ऑक्सीजन, ये H2 में हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। बताओ क्या निकल गया, यहां पर भी एल्डिहाइड आ गया, यहां पर भी क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड। तो अगर नाइट्राइल होता है तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेकंड रिडक्शन, पहला कौन सा होता है, एस्टर, दूसरा साइनाइड। यहां जो नाइट्राइल है आपका, तो दोनों ही चाहे एस्टर हो चाहे नाइट्राइल हो, किस में रिड्यूस कर रहा है, एल्डिहाइड तक। आप कहोगे सर और आगे क्यों नहीं लेके गया, और आगे इसके पास देने के लिए है ही नहीं हाइड्राइड, अब इसके पास देने के लिए है ही नहीं हाइड्राइड। ठीक है, तीसरा बात करते हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए, कि आपको कह दिया जाए कि ये आपका क्वेश्चंस दे दिया, ये आपका क्वेश्चन, जैसे यहां मेरे पास इसमें OET डाल दिया, ठीक है, यहां जैसे डाइबेल H डाल दिया, -70 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, फटाफट लिखो भाई। यहां मैंने क्या डाल दिया, आपका डाइबेल H की जगह मैंने डाल दिया NaBH4, ठीक है, NaBH4 THF। यहां मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। तो फटाफट करो, बता क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहां से क्या क्या बनेगा। जैसे यहां BH3 डाल दिया, BH3 1 इक्वलेंट डाल दिया, 1 इक्वलेंट, ठीक है। तो बताओ क्या क्या बनेगा, डाइबेल H जो होगा, देखो सबसे पहले यहाँ डाइबेल BH3 किसको रिड्यूस करेगा, इन तीनों में, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये आपके पास एस्टर है। तो एस्टर को पहले रिड्यूस कर दे, किस में लेके जाएगा, अल्कोहल के अंदर। बताओ भाई किस में करेगा रिड्यूस, फटाफट बताओ, सभी कमेंट करो, क्या बनाएगा भाई, आपका एल्डिहाइड, ये आपका किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में, ये प्रोडक्ट बन गया। अगर मेरे पास यहाँ डाइबेल H होता है तो इनको यहाँ आपके पास क्या करेगा, इस एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका एल्डिहाइड के अंदर, इस एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड के अंदर।
यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, ये बन गया या ये बन गया आपके यहाँ NaBH4। NaBH4 पहले किसको रिड्यूस करेगा, तो यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस कर देता है, कीटोन तक रिड्यूस करता है भाई, कीटोन तक करता है, तो ये आपका एल्कोहल, ये आपका एल्कोहल बन जाएगा। बताओ एस्टर को नहीं करता है तो एस्टर को छोड़ देगा, एस्टर को छोड़ देगा। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको करता है, सबको रिड्यूस करते हैं, जो दिखे उसको, जो सामने आए उसको ही लपेटे में ले लेता है, तो यहां सबको रिड्यूस कर देगा। ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रहेगा, तो ये क्या कर लेगा, यहां आपका एल्कोहल, ये आपका एल्कोहल और ये भी आपका एल्कोहल। बताओ ये चीज समझ में आएगी नहीं आई, फटाफट इन क्वेश्चन सबको मिक्स कर लिया हमने, क्या कर लिया, सबको मिक्स कर दिया है, फटाफट बताओ भाई क्या ये बात समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबका काम तमाम करेगा। हाँ रिड्यूस एस्टर, बिल्कुल BF3 नहीं हो, BH3 है भाई, BF3 नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही लाइन पे चल रहे हो। मतलब अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं इसका थर्ड की बात, थर्ड और किसको, डाइबेल एच, मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइबेल एच। थर्ड किसको रिड्यूस करता है, अगर मान लो मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए, देखो साथ में मैं मैकेनिज्म भी एक समझा देता हूं इसकी, ठीक है। उससे पहले आपको एक क्वेश्चंस भी साथ में बताना है, फटाफट सभी आंसर करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने डाल दिया, इसका आंसर बताना है किसको रिड्यूस करेगा। पहले ये आपके पास BH3 डाल दिया और ये आपके पास NaBH4 डाल दिया, ठीक है। यहां मैं इसको एक बोल रहा हूं, इसको B बोल रहा हूं। बताओ यहां NaBH4 A को रिड्यूस करेगा या B को, या BH3 A को करेगा या B को करेगा, फटाफट बताने, कमेंट करके बताओ कौन किसको रिड्यूस करेगा। यही आपका ये समझ लो एग्जाम में क्वेश्चंस आ गया अपने, तो बताओ क्या क्या आप किसको पहले रिड्यूस करोगे किसको नहीं, सेलेक्टिविटी बताओ फटाफट। NaBH4 डाल दिया, BH3 डाल दिया, कौन सा A को करेगा कौन सा B को करेगा। अब साथ में ये मैकेनिज्म भी देखते रहना है। देखो अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड आ जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और उसके साथ क्या डाल दिया जाता है, डाइबेल एच, तो ये जैसे मेरा डाइबेल एच है, ये क्या है, डाइबेल एच है, और इसमें अगर क्या डाल दिया जाए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड डाल दिया जाए, तो बताओ होगा क्या, यहां से ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और लोन पेयर डोनेट करते ही यहां ये सिस्टम बन जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा, यहां से डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, यहां मेरे पास ये एल्यूमिनियम, ये आपका हाइड्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज, यही बन जाएगा। बताओ इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब यहां क्या होगा, जैसे ही आपका सबसे पहला काम क्या किया, इसने एक्टिवेट किया, और जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो ये क्या कर देगा, यहां अटैक कर देगा। आप कहोगे सर ये भी तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहां पे भी तो अटैक कर सकता है, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा इसकी पहुंच से काफी दूर होगा, जहां इसका हाइड्राइड पहुंच ही नहीं सकता है, तो यहां अटैक ही नहीं कर पाएगा, वो ओनली इसी ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या कर पाता है, अटैक कर पाता है। तो बताओ यहां हो क्या जाएगा आपका, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन, ये आपका एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन आ गया। जैसे ही यह हाइड्रोजन आ गया, अब क्या करवा देंगे लास्ट में, हाइड्रोलाइसिस, यहाँ इसके ऊपर अटैक करेगा एल्यूमिनियम पे, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और H+ ले लेगा, फिर क्या ले लेगा भाई, ये O- बन जाएगा, और यहाँ से H+ लेके क्या कर देगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड था, वो अब क्या हो चुका है भाई, उसका जो कीटोन था वो रिड्यूस हो चुका है। फटाफट बताओ ये क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सभी बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा भाई। एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो कमेंट नहीं किया हो, सभी करना चाहिए, सभी को करो फटाफट। क्या NaBH4B को, NaBH4A को, BH3A को, BH3A को, NaBH4B को, BH3A, NaBH4B, NaBH4B को, NaBH4B, BH3A, BH3A, NaBH4B, NaBH4B, BH3B, BH3A, फटाफट सभी करो कमेंट।
BH3A, BH3A को सर A को NaBH4 OH में कन्वर्ट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप BH3A को, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ मोस्टली बच्चों ने आंसर ठीक दिया है। इसका मैंने क्या कहा कि BH3 होगा जब तक इसको कोई एक्टिवेट नहीं करेगा। दूर से कार्बोनिल दिख रहा है, कोई मतलब नहीं हो कार्बोनिल का, क्योंकि पता है मेरे औकात ही नहीं अटैक कर सकूं मैं जाके। तो जब पास आएगा तो उससे रिक्वेस्ट करेगा, भाई मुझे किसी तरह एक्टिवेट कर दे, मैं तुझे हाइड्राइड दे सकता हूं। और उसी हाइड्राइड के लो में वो कार्बोनिल क्या करता है, एक्टिवेट करता है। पर उस कार्बोनिल के पास कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिपेंड करती है कितना जल्दी उसको एक्टिवेट करेगा। यहां देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बताओ ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां शिफ्ट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या बढ़ी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। बट यहां तो क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहां किसके थ्रू जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बिल्कुल आराम से लेटे लेटे घूमते फिरते आते जाते हैं, 5-10 दिन, महीने, साल भर में पहुंच ही जाते हैं इसके पास। पर ये तो बहुत फास्ट जाता है, इसके ये फास्ट जाएगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो BH3 को जल्दी एक्टिवेट करेगा, और BH3 को जल्दी एक्टिवेट करेगा तो ये जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। मतलब यहां ए जो कार्बोनिल होगा वो जल्दी रिड्यूस होगा, और कार्बोनिल से किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल के अंदर। ये OH में बना देगा। यहां जो ए कार्बोनिल इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, OH के अंदर। NaBH4, NaBH4 कहता है भाई चाहे ऑक्सीजन पे कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पहले से एक्टिवेट हूं, मुझे बस कार्बोनिल नजर आना चाहिए। दूर से दिख गया और वो इलेक्ट्रोफिलिक है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है तो उसके ऊपर टूट पड़ेगा। यहां देखो दोनों में ये पता है, अभी देखा हमने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस कार्बोनिल पे यहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, यहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी कोई देने वाला नहीं, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, इसको इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा तो ये बी को रिड्यूस करेगा, और बी के जो कार्बोनिल होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल के अंदर। उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल के अंदर। यही क्वेश्चंस, ऐसे ही फंसते हैं लोग, क्योंकि यही सेलेक्टिविटी नहीं पता। पढ़ते तो हैं कि BH3 पढ़ लिया हमने, BH3 आ गया, NaBH4 पढ़ लिया हमने, NaBH4 आ गया, पता है कीटोन को रिड्यूस करता है, पर जब सेलेक्टिविटी की बात आती है, कीमो सेलेक्टिविटी की, तब फैल जाते हैं। वो यही प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए लगता है रिएजेंट हार्ड है कि सर हम तो पढ़ भी लेते हैं फिर भी क्वेश्चन नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो सिलेक्टिविटी में फंसाता है, स्टीरियो में फंसाता है, GOC में फंसाता है, यही कारण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो फोर्थ इसकी बात, 3 को रिड्यूस कर चुका है, किसको, अल्फा बीटा कार्बोनिल को, ठीक है, एस्टर को एल्डिहाइड में, और नाइट्राइल को भी एल्डिहाइड के अंदर है। फोर्थ जो आपका रिडक्शन करता है वो आता है लैक्टोन्स का रिडक्शन। जैसे आपके पास ये कार्बोनिल है, जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 3 पॉइंट ही बहुत हैं, नाइट्राइल, जैम के पॉइंट ऑफ व्यू नाइट्राइल, और कौन सा, एस्टर, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। ये जो फोर्थ पॉइंट बता रहा हूं लैक्टोन्स, ये ओनली फॉर नेट गेट के बच्चों के लिए है कि और भी कंपाउंड को रिडक्शन कर सकता है ये, और भी कंपाउंड्स का रिडक्शन। जैसे ये मेरे पास लैक्टोन्स दे दे, इसको बोला जो साइक्लिक एस्टर होते हैं उसको लैक्टोन्स बोलते हैं, जो भी साइक्लिक एस्टर होते हैं, जैसे ये बन गया, और इसमें आपने डाइबेल H डाल दिया, क्या डाल दिया भाई, डाइबेल H। तो डाइबेल H जो होगा वो आपको पता है यहां से LR, ये R ग्रुप ये आइसोब्यूटाइल था, ठीक है, ये आपके पास डाइबेल H, ये इलेक्ट्रोफिल, यहां आपको पता है ये क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है, और एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा। जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो इसके ऊपर अब क्या हो जाएगा भाई, ये ऑक्सीजन, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम हो जाएगा, ये आपका R, ये R, और ये आपका हाइड्रोजन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यही बनेगा। बताओ अब क्या करेगा, अब यहां से ये हाइड्राइड अटैक कर देगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, अटैक होते ही क्या बन जाएगा, यहाँ ये ऑक्सीजन, ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन AR, ये R, ये R, और यहाँ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। अब क्या होगा भाई, ये हाइड्रोजन जुड़ चुका है, अब क्या होगा, यहां से अब क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपको पता है यहां से एल्यूमिनियम हट जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन है ही, और यहाँ OH, यहाँ क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ये आपका रिडक्शंस हो गया। देखो क्वेश्चंस भी बना लेते हैं कुछ सेलेक्टिविटी का। क्वेश्चंस क्या होगा कि अगर मैं यही आपका लैक्टोन्स ले लेता हूं और इसी लैक्टोन्स के अंदर अगर मैं क्या डाल देता हूं भाई, यहाँ NaBH4 डाल दिया, सॉरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, ये लो THF, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड THF। सेकेंड स्टेप में वो वर्कअप का ही H+ डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ आपके पास डाइबेल H डाल दिया। अगर ये वर्कअप के लिए नहीं लिखा होता है कि आप समझ जाना है कि लास्ट स्टेप में H+H2 है, हाइड्रोलाइसिस होकर के वर्कअप करवा रखा है, ठीक है। ये दे दिया, कहा जाए बताओ क्या प्रोडक्ट होगा। ये तो हमें पढ़ा था, साइक्लिक एस्टर का रिडक्शन सबको किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल के अंदर होगा तो बताओ क्या बनेगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, एसाइक्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ ये OH, और यहां से बताओ भाई क्या हो जाएगा, ये आपका कितने 1 2 3 4 के बाद यहाँ क्या होगा आपका ये 5, और ये आपका OH, बताओ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये दोनों का अल्कोहल में। बताओ भाई सभी बताओ, ये क्या आप समझ में आ गया है, ये एस्टर है, एस्टर को अल्कोहल में लेके आया था, रिएक्शन मैकेनिज्म करवाई थी इसकी। इसके डाइबेल H क्या करेगा, अभी देखा आपने कि ये आपका साइक्लिक फॉर्म में रहेगा, बस इसको OH में कन्वर्ट कर देगा। बस यही फॉर्म समझनी है आपको, यही फॉर्म समझनी है आपको कि ये किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कि डाइबेल H आ गया तो यहां रोक देगा रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ गया तो इसके अंदर रिएक्शन रोक देगा। फटाफट बताओ, ये कमेंट करके बताओ ये चीज समझ में आ गई या नहीं आई है, फटाफट करो। और जिसको समझ में आ गया वो ये क्वेश्चंस करो, जिसको समझ में आ चुका है भाई वो ये क्वेश्चंस करने लग जाओ। ये आपके पास क्वेश्चंस दे देता हूं मैं। फटाफट ये क्वेश्चंस करो भाई। बताओ नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हो क्या, नेम रिएक्शंस बताओ फटाफट सभी, क्या नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हो। आगे आगे ठीक है, जिसने समझ में आ गया थैंक यू भाई, थैंक यू। बताओ क्या ये नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हो क्या, नेम रिएक्शन डाल दूं, एक दो नेम रिएक्शंस भी इंक्लूड कर दूं क्या। फटाफट बताओ, रिलेशंस बिटवीन A एंड B। A एंड B, रिलेशंस बिटवीन A एंड B। A और B में रिलेशंस बताने हैं, दोनों क्वेश्चंस करो भाई फटाफट। बताओ रिलेशंस बताना है, सेकंड में क्या बताना है, रिलेशंस बताओ। स्टीरियो पढ़ ली सभी, एनामीन तक, क्या विटिक रिएक्शंस पढ़ लिए बताओ। नेम रिएक्शन नहीं हुआ, कोई नहीं, हम नहीं डाल रहे, ठीक है। अरे नीतू करवा रखा है, देखोगी तो लैक्टोन, अरे एस्ट्री का एक एस्ट्री तो होता है, अरे एस्ट्री तो है, ठीक है। नोटबुक में खोल के देखोगे तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ रखा है। देखो वहां जहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शंस करवा रखा है। फटाफट इन दोनों में बताओ क्या क्या है भाई, क्या रिलेशंस होगा, ए का बी का आंसर क्या होगा, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में कोई नहीं पढ़ी तो हमने कोई विटिक नेम रिएक्शन नहीं इंक्लूड की है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। आगे बढ़ो, बताओ इसके रिलेशंस बताओ, फटाफट इनके आंसर दो, क्या क्या बनेगा बताओ, रिलेशंस बताओ, और फर्स्ट में क्या बनेगा, कैसा कंपाउंड बनेगा। BH3 एसिड को रिड्यूस करेगा और फिर डाइबेल H एस्टर को रिड्यूस करेगा। पिंकी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है पिंकी, थोड़ा सा मिस कर रही हो, सोचो और क्या हो सकता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट मिस कर रही हो। इतना इजी होता तो मैं लिखता ही नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट मिस कर दिया पिंकी। विनीत BH3 एस्टर को
फटाफट बताओ भाई। ए एंड बी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, अरे कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ी ना बनेंगे, कैसे बन जाएंगे बता, खुद सोच के देख भाई। एक तरफ BH3 है, एक तरफ लिथियम बोरोहाइड्राइड है, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। बिल्कुल गलत भूपेंद्र, थोड़ा सा मिस कर रहे हो सभी। बिल्कुल सही है सूर्यांश, जो तुमने आंसर दिया है बिल्कुल सही। एक बच्चे का ठीक आया आंसर, पहले का जिसने बोला है सूर्यांश ने। बिल्कुल निशांत ने बिल्कुल सही दिया आंसर फर्स्ट का, निशांत सूर्यांश, दो का आंसर ठीक है। अंजू ए एंड बी आइडेंटिकल, बिल्कुल गलत है अंजू। सोचो क्या क्या हो सकता है, इजी नहीं है क्वेश्चंस, दोनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये बता देता हूं, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। चंचल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। चलो मैं समझाता हूं, देखो आइए थोड़ी सी कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो इधर ध्यान दो, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को बाद में सोल्व करता हूं, उससे पहले कि रिएक्शंस पढ़ाता हूं आपको, क्योंकि मुझे लगता है वो रिएक्शंस किसी को नहीं, कुछ मोस्टली बच्चों को नहीं आती है। ठीक है, कभी नाम सुना है एस्ट्रिफिकेशन और ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन का? बताओ, एस्ट्रिफिकेशन और ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस पढ़ी है, क्या होती है? बिल्कुल सही है जी सविता, जो भी आंसर दिया है तूने बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड का रिलेशन बताओ भाई क्या होगा। देखो यहाँ क्या एस्ट्रिफिकेशन और ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन पढ़ा है? देखो अगर मैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, क्या टाइम हो गया भाई? अच्छा, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस की बात करता हूँ। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस की बात करता हूं। ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस की अगर मैं बात करूंगा तो देखो यहां क्या होगा एस्ट्रिफिकेशन में, आपको क्या गिवन होगा, एक अल्कोहल गिवन होगा, एक अल्कोहल गिवन होगा, और उसी अल्कोहल के साथ क्या होगा, एक ना ये सॉरी एक एसिड होगा, और उस एसिड के साथ एक अल्कोहल गिवन होगा। ठीक है, और उस एसिड के साथ एक क्या मिलेगा, अल्कोहल, और थोड़ी सी स्लाइटली एसिडिक मीडियम भी ले लिया जाता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम भी ले लिया जाता है। तो यहां से होता क्या है, ये ऑक्सीजन जो होगा ये क्या करेगा, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, या अगर H+ को नहीं लेगा तो यहां से ये क्या करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो यहां ये H2O बन चुका होगा, और यहां मैं ये कहूं कि मेरे पास इस H+ को नहीं सॉरी क्या करेगा, ये ऑक्सीजन की, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक, ये आपके पास ये लोन फिर क्या करेंगे, इस H+ को लेंगे, और अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड इस H+ को लेगा तो बताओ होगा क्या, वहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, वहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। मैंने बताया था किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड के पास H उसके ऑक्सीजन पे H+ जोड़ देता हूं या कोई मेटल जोड़ देता हूं तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। और आपको पता है ये ऑक्सीजन जो अल्कोहल है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो ये यहाँ अटैक कर सकता है, और अटैक करेगा तो यहाँ से पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बन क्या जाएगा आपका R ऑक्सीजन, यहाँ OH बन जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा, और ये यहाँ क्या बन चुका होगा, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन और R ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, R ग्रुप जुड़ चुका है। और आपको पता है ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना नहीं सकता है, तो यहां से ये हाइड्रोजन डीप्रोटोनेट होगा और किसी में ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये आपका OH यहां से OH2 हो जाएगा, और यहां से ये OR, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और इसको बाहर कर देगा। बाहर करते ही यहाँ क्या जनरेट होकर के आ जाएगा, आपके पास एस्टर मिल जाएगा, मतलब कुल मिला के आपका एक एसिड गिवन था और एक अल्कोहल गिवन था, उससे मुझे क्या जनरेट क्या हुआ, एक एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। यही रिएक्शंस क्या कहलाएगी, आपकी एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस कहलाएगी, जब आपका एसिड से एक अल्कोहल और एसिड मिलकर के एक एस्टर का जनरेट कर दिया, एक एस्टर फॉर्म कर दिया। बट यहां ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस की अगर मैं बात करता हूं,
ट्रांस एस्टरिफिकेशन की बात करता हूं। देखो ट्रांस एस्टरिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो होती क्या है कि आपके पास एक ऑलरेडी एक एस्टर अवेलेबल होता है सबस्ट्रेट के अंदर ही। अभी तक एस्टरिफिकेशन में क्या था, सबस्ट्रेट के पास एस्टर नहीं था। जैसे ये आपके पास एक एस्टर ऑलरेडी एक एस्टर अवेलेबल है और उसी में मैंने क्या डाल दिया, एक अल्कोहल डाल दिया, एक क्या डाल दिया, वही स्लाइटली एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये ऐसे यहां नहीं लोगे तो भी रिएक्शंस हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, यहां से यहां अटैक कर देगा। ये मैं आर डैश कर देता हूं, तो यहां से मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं भाई, वो समझा दिए। यहां से बताओ ओ आर निकल जाएगा, तो हो क्या जाएगा, यहां से आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपके पास एक ऑलरेडी एस्टर था, उससे एक नया एस्टर जनरेट हो गया है, एक न्यू एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है। सबस्ट्रेट में एस्टर था पर वो एस्टर की जगह क्या आ गया, एक नया एस्टर जनरेट हो चुका है। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहेंगे, ट्रांस एस्टरिफिकेशन बोलेंगे। एस्टरिफिकेशन क्या थी, एक एसिड प्लस अल्कोहल मिलकर एक एस्टर फॉर्मेशन कर रहे थे। ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या हुआ कि आपके पास एक एस्टर अवेलेबल था, उसकी जगह एक नया एस्टर बना है। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, ट्रांस एस्टरिफिकेशन बोलेंगे। बताओ समझ में आई कि नहीं आई। एस्टरिफिकेशन क्या है, और वीडियो रुक रहा है। क्लास स्टॉप नहीं हुई है भाई। बताओ वीडियो चल रही है क्या, बताओ भाई वीडियो चल रही है क्या, सभी बताओ, कमेंट करो वीडियो चल रही है क्या। वीडियो स्टॉप स्लाइड 13 से, स्लाइड 13 दोबारा बता दो। ओके ओके ठीक है। ये देखो, ये इस पे ये देखो मैंने क्या कहा, आपके पास एस्टरिफिकेशन क्या होगी, एस्टरिफिकेशन होगी कि आपके पास एक एसिड अवेलेबल होगा और एक अल्कोहल अवेलेबल होगा, और एसिड और अल्कोहल मिलकर के क्या बना देंगे, एक नया एस्टर का फॉर्मेशन कर देंगे। एक एसिड और अल्कोहल मिलकर के क्या बना देंगे, एस्टर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो वैसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। बट अगर मैं क्या कहूं, एक एस्टर ऑलरेडी सबस्ट्रेट के अंदर अवेलेबल है और उसके साथ अगर एक नया अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करके एक नया एस्टर जनरेट कर दिया जाता है, या आर डैश आ गया, यहां आर डैश नहीं था, एक नया एस्टर जनरेट कर दिया जाता है, एक एस्टर से एक दूसरा एस्टर जनरेट कर दिया, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। मतलब एक पुराना एस्टर था, उसको हटाया, उसकी जगह दूसरा नया एस्टर आ गया। ठीक है, अब देखो उस रिएक्शन से उस क्वेश्चंस पे आते हैं जो मैंने कहा एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आपको पता है BH3 डाल रखा है, और BH3 का काम होता है किसको, इस एस्टर को किस में कन्वर्ट करना, एस्टर और आपके पास एसिड अवेलेबल है। तो आपको पता है कि एसिड जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, मतलब उसकी कीमो सेलेक्टिविटी जो होगी हाई होगी, तो BH3 पहले इसको रिड्यूस करेगा, और इसको रिड्यूस किया तो ये किस में रिड्यूस करता है, अल्कोहल में। मैंने कहा था जो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर जो काम कर रहे थे वही काम ये करेगा, बस रिएक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है। तो ये क्या करेगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भाई, हमने कर लिया अल्कोहल में कन्वर्ट। ये हमने क्या किया भाई, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कर लिया कन्वर्ट। अब क्या होगा, देखो यहां अल्कोहल अवेलेबल है और एस्टर अवेलेबल है, यही तो रिएक्शन समझाई थी। देखो अगर एक ही सिस्टम में क्या क्या अवेलेबल हो, अगर क्या मिल जाए भाई, एक तो एस्टर मिल जाए और उसमें अल्कोहल मिल जाए, तो वो रिएक्शंस कर लेगी एस्टर। ये तो क्या थी, इंटरमोलिकुलर, इंट्रा भी तो हो सकती है। एक ही सिस्टम के अंदर क्या मिल जाए, एस्टर मिल जाए, उसी सिस्टम में क्या मिल जाए, आपके पास क्या मिल जाए, अल्कोहल। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया, मान लो ये सिस्टम में आ गया, एक एस्टर था और यहाँ एक OH था, अल्कोहल था। ठीक है, तो यहां से क्या किया, इसने यहां अटैक कर दिया, इसको बाहर कर दिया, तो बताओ क्या बन जाएगी, यहां से क्या रिएक्शंस हो जाएगी। ये आपके पास बेंजीन था, बन गया, ये आपका यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये बन गया। बताओ ये क्या होगी, ट्रांस एस्टरिफिकेशन, क्योंकि आपका एक एस्टर अवेलेबल था ऑलरेडी और एक नया एस्टर, साइक्लिक एस्टर जनरेट हो गया है। ये भी ट्रांस एस्टरिफिकेशन है। सोचो कि यहां पर जो अभी तक मैं बात कर रहा था, तो तुम कह रहे थे कि यहां ये पहले किसको करेगा, एसिड को, और फिर ये क्या कर देगा, आपका एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा नहीं होगा भाई,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि एस्टर अवेलेबल है और अल्कोहल। तो क्या ये अल्कोहल यहां अटैक करके इस एस्टर को साइक्लिक एस्टर में कन्वर्ट नहीं कर देगा? ट्रांस एस्टरिफिकेशन नहीं करवा सकता है रिएक्शन से। अगर ट्रांस एस्टरिफिकेशन होगी तो कितने मेंबर की? 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की ट्रांसन यहां बन जाएगी, 6 मेंबर की रिंग। तो यहां से 6 मेंबर रिंग आप बना सकते हो। इस ऑक्सीजन को कितना दिया है? 6 दिया है। यहां बताओ 6 और यहां 1 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 1 हो गया। नंबरिंग कर लिया करो। 1 के बगल में देखो कौन है? 2 है। 2 के बगल में कौन है? 3। 3 के बगल में 4 5 है। तो यहाँ 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? CH3। बताओ क्या ये एस्टर नहीं बनेगा? क्या है साइक्लिक एस्टर? कौन सी रिएक्शन हुई? ट्रांस एस्टरिफिकेशन से। और अब क्या डाल रखा है? डाइबेल H। अभी तो समझाया था साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता? अब डाइबेल H जो काम करेगा, डाइबेल H भाई क्या कर देगा? बस यही मात खा जाते हो तुम। ये आपका OH में कन्वर्ट कर देगा। बताओ ये आपका OH, बस यही मात खा जाते हो। ऑप्शंस में यहाँ एल्डिहाइड और यहाँ अल्कोहल बना करके साइक्लिक भी दे देता है और ये भी दे देता है। बस यही छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं हमसे। एक छोटी जो आपके ये जो एस्टरिफिकेशन और ट्रांस एस्टरिफिकेशन होती है ये 11 से स्टार्ट हो जाती है रिएक्शन से, 11 से। और अभी ग्रेजुएशन तक हमें पता ही नहीं चलता ये इन रिएक्शंस को कहते भी क्या है। और ऐसे ही छोटी छोटी रिएक्शंस यूज कर लेता है एग्जामिनर। आपकी माइनर मिस्टेक गलत हो जाती है और आप कहते हो सर आता हुआ क्वेश्चंस गलत हो गया हमसे। तो ये छोटी छोटी गलतियां आज कर लो भाई जितनी करनी है, पर जो रियल जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मत करना ये गलतियां, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मैं इसको आगे समझा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यहां लिखो ये क्वेश्चन नंबर ये आपका हाइड्रोजन्स, ये एक तरफ OR हो गया और एक तरफ एसिड। यहां मैंने लिथियम बोरोहाइड्राइड डाला था, ठीक है, लिथियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। अब देखो लिथियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया, तो लिथियम बोरोहाइड्राइड डालूंगा तो बताओ लिथियम बोरोहाइड्राइड याद रखो किसको रिड्यूस करता है? उसको पहले रिड्यूस करेगा जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। इधर क्या था? BH3 था, ठीक है, इधर BH3 था। किसको रिड्यूस करेगा? तो लिथियम बोरोहाइड्राइड क्या है? न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर है, और न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर उसको रिड्यूस करता है जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई हो। और हमें वैसे भी पता है कि एसिड को तो रिड्यूस नहीं करता लिथियम बोरोहाइड्राइड। तो ये एस्टर को किस में कन्वर्ट करेगा? आपका अल्कोहल के अंदर करेगा। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा भाई? आपका अल्कोहल के अंदर। बताओ क्या हो जाएगी आपकी? ये अल्कोहल बन जाएगा। ये आपका क्या है? OH। अब बताओ क्या होगा? अब देखो एक ही सिस्टम में ये एसिड रहा और अल्कोहल। देखो कौन सी रिएक्शंस हो गई? एसिड और अल्कोहल। एसिड और अल्कोहल अगर गिवन होता है और उससे एक नया एस्टर जनरेट हो जाता है, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस। तो ये क्या करेगा? ये OH बताओ यहां से अटैक करके इसको बाहर कर देगा, मतलब एक आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। यहां से क्या बना देगा? आपका ये ऑक्सीजन हो जाएगा, यहां आपके पास ये सिस्टम जनरेट हो जाएगा। बताओ यही बन जाएगा। बताओ अगर मैं इसी फॉर्म को यहां से, ये फॉर्म बना है हमारे पास, इसकी बात करते हैं BH3। BH3 हमें पता है कि जस्ट इनवर्स होता है न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर का। जस्ट इनवर्स मतलब आपका एसिड और अगर एस्टर दे रखा है तो पहले किसको रिड्यूस करेगा? वही सेलेक्टिविटी अब फिर आ गई है। तो हमें पता है एसिड को पहले रिड्यूस करेगा, एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा? अल्कोहल के अंदर। और अगर अल्कोहल के अंदर रिड्यूस करेगा तो बताओ क्या बन जाएगा भाई? ये CH3 हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, ये आपके पास OR हो जाएगा, ये भी OR हो जाएगा। आपको पता है एसिड रिड्यूस हो जाएगा, ये आपका OH में आ जाएगा। बताओ कौन सी रिएक्शंस होगी? एस्टर और अल्कोहल आ गया, ट्रांस एस्टरिफिकेशंस। अगर सिस्टम के अंदर क्या मिल जाए? एस्टर मिल जाए और अल्कोहल मिल जाए तो क्या होगी? ट्रांस एस्टरिफिकेशन से यहाँ अटैक करके इसको बाहर कर देगा। बताओ क्या बन गया प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या बन गया? खुद सोच के देखो। बताओ क्या रिलेशंस है दोनों में? यही क्वेश्चन पूछा था एग्जाम के अंदर, यही क्वेश्चन था पूछा था A और B का रिलेशंस क्या होगा। इसको मैंने क्या मानना था? देखो इसको क्या कहा था भाई? अब सभी बताओ क्या रिलेशंस है इसके अंदर?
कहाँ गया क्वेश्चंस भी, 20 को माना था, ठीक है। तो ये आपका क्या बना बी, कहाँ गया भाई, ये आपका क्या बना बी और ये क्या बना ए। फटाफट बताओ ए और बी में अब क्या रिलेशन है, सामने दिख रहा है आपके पास प्रोडक्ट, बताओ। हाँ बिल्कुल एनएंशियोमर, बिल्कुल एनएंशियोमर दोनों में। हाँ हर्ष आपकी बात मान गया, तुम्हारा सही था आंसर, वो मैं स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है, उसके बाद तो समझाने लग गया, तुमने बाद में मैसेज कर दिया था, ठीक है, देख रहा हूं तुम्हारी मैसेज, ठीक है। ठीक है, बताओ समझ में आ गया कि बात कि इन दोनों में ए और बी में क्या रिलेशन निकल के आया, एनएंशियोमर, एनएंशियोमर बन जाएंगे। दोनों में क्या रिलेशन आया, एनएंशियोमर का रिलेशन आया है, दोनों में क्या रिलेशन आया, एनएंशियोमर का। बताओ सभी को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, फटाफट कमेंट करो सभी, क्या ये बात समझ में आ गई, क्या सभी को आ गई ये बात समझ में कि इन दोनों में क्या रिलेशन रहा है, एनएंशियोमर का रिलेशन रहा है। बताओ ये बात आ गई क्या, फटाफट बताओ, सभी कमेंट करो भाई, ये बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं आई। हाँ बिल्कुल चमक जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है, दिखना चाहिए क्वेश्चंस। मैं ये कह रहा हूं कि रीजेंट के क्वेश्चंस देखते ही आप ऑप्शंस पे टिक करोगे, आपको मैकेनिज्म सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी भाई। लास्ट रिएजेंट के तो क्वेश्चंस को बिल्कुल, अगर रिएजेंट आपको पता है, मान लो 5 रिएजेंट 5 स्टेप में दे रखा है, 3 अगर रिएजेंट के बारे में पता है तो भी आप ऑप्शन पे टिक कर सकते हो, सही पे 3 पे भी टिक कर सकते हो। अगर मान लो 5 में से 3 2 पता है तो भी आप कर सकते हो। मान लो स्टार्टिंग के 4 रिएजेंट के बारे में नहीं पता, लास्ट के बारे में पता है, तब भी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आप ठीक टिक करके आओगे, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती भाई, इसमें सेलेक्टिविटी की जरूरत होती है। मान लो लास्ट स्टेप में ये लिख दिया मैंने, लास्ट स्टेप में जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया और उसकी 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप और 4 स्टेप, और लास्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया। यहाँ कई सारे फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन भी है, एरोमेटिक सिस्टम भी है। मान लो 2 में एरोमेटिक सिस्टम को रिड्यूस कर रखा है, एक सिस्टम में एल्कीन को रिड्यूस कर रखा है, और एक सिस्टम के अंदर ना एरोमेटिक को रिड्यूस कर रखा है ना एल्कीन को, बचे हुए जितने भी कार्बन सबको रिड्यूस कर रखा है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें पता है कि भाई एरोमेटिक और एल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है, तो जिस ऑप्शन के अंदर एरोमेटिक और एल्कीन को रिड्यूस कर रखा उसको हटा देंगे। अगर किसी कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं कर रखा तो उसको ऑप्शन को काट देंगे, क्योंकि हो ही नहीं सकता कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं करे, जितने भी कार्बोनिल होंगे सबको रिड्यूस करेगा। तो ऐसे टिक भी कर सकते हो डायरेक्ट। ये कैसे समझोगे, प्रैक्टिस से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और करते हैं लास्ट इसमें। बुकलेट के बिल्कुल नहीं होंगे भाई अभी सवाल, ठीक है, बिल्कुल नहीं होंगे अभी। अरे भाई पढ़ाया है क्या है, तुम खुद ही सोचो, अभी को क्या पढ़ा है, 2 ही तो चीज पढ़ाई है, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर और इलेक्ट्रोफिलिक तो आज पढ़ाया है। पिछली क्लास तक एक न्यूक्लियोफिलिक पढ़ा, हाइड्राइड डोनर पढ़ा था, और रिएजेंट इतने हैं, जितने पढ़ो उतने ही कम होते हैं। तो बता कैसे सोल्व हो जाएंगे। एक रिएजेंट पढ़ के, एक रिएजेंट का सब टॉपिक पढ़ के थोड़ी रिएजेंट का क्वेश्चन होता है। पूरा रिएजेंट पढ़ेगा तब क्लियर थोड़ा चमकने लगेगा, हाँ भाई ये क्वेश्चन सब होने लगे हैं। एक रिएजेंट का टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ के थोड़ी क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट में बता रहा हूं, यहाँ ये 4th भी मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स का जो रिडक्शन होता है किस लिए, नेट के बच्चों के लिए, जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5th है एल्काइन का रिडक्शन, डाइवेल एच। देखो अभी तक जैसे मैंने बताया था कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ है कोई इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, जैसे X2 डाल दिया था, तो क्या हुआ था उस एल्काइन के साथ, उसका रिडक्शन कर दिया था, यहां पर भी वही होगा। जैसे आपके पास C4H9 कोई एल्काइन ले ली, ये कोई एल्काइन ले ली, और इसमें क्या डाल दिया, डाइबेल H डाल दिया। क्या डाल दिया भाई, कोई डाइबेल H डाल दिया, मान लो -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये जो डाइबेल H होता है, ये बात बताओ, अगर मेरे पास यहां डाइबेल H है तो ये आपके पास एल्यूमिनियम R है और ये आपका हाइड्रोजन है। तो इतना तो आप श्योरिटी के साथ ये बात कह सकते हो कि ये जो रिएजेंट है डाइबेल H, ये बल्कि रिएजेंट है। ये क्या है, बल्कि रिएजेंट है डाइबेल H। क्यों, क्योंकि ये जो R ग्रुप है टर्सरी ब्यूटाइल है, बड़े बड़े ग्रुप है,
बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो बताओ बड़ा ग्रुप होगा तो बताओ एक मोर सब्स्टिट्यूटेड समझते हो ना, जिसके पास वो सेंटर जिसके पास ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े रहे। अगर उस सेंटर के पास मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, मोर सब्स्टिट्यूट मतलब ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े रहे, तो बताओ उसके पास जाना जुड़ना पसंद करेगा या नहीं करेगा? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी खुद बड़ा है और किसी ऐसे सेंटर पे नहीं जाएगा जहां स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो। तो दूसरा कहां जा सकता है? ये उसके पास जाएगा जिसके पास स्टेरिक क्राउडिंग जहां कम होगी। तो स्टेरिक क्राउडिंग कहां कम होगी? देखो यहां, क्योंकि यहां ये बल्कि है, बल्कि रिएजेंट होने की वजह से उस सेंटर पे जाएगा जहां यहां क्या हो जाए, जिसकी क्राउडिंग कम होगी। अब देखो इसको एक्टिवेट करने वाला होना चाहिए। एक्टिवेट चाहे क्या मिल जाए, लोन पेयर मिल जाए, चाहे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाए। इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और ये अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। अब जैसे मान लो मेरे पास ये इसकी एल्काइन थी और एल्काइन से जुड़ गया ये आपके पास आपका क्या जुड़ गया, ये आपका एल्यूमिनियम जुड़ गया, ये हाइड्रोजन और ये आर ग्रुप, ठीक है, ये सब्सटेंट जुड़े हुए हैं, ये ऐसे जुड़ गया। तो सोचो जिस साइड में ये आपका डाइबेल जुड़ेगा उसी साइड से तो अपना हाइड्रोजन देगा, इसी साइड से। मान लो नीचे की तरफ से जुड़ा हुआ है तो नीचे की तरफ से तो हाइड्रोजन देगा। अगर मान लो ऐसा तो नहीं करेगा कि भाई यहां ये जुड़ा है आपका एल्यूमिनियम और ये हाइड्रोजन होगा और ये ऊपर से कहीं अटैक मारते, ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब ऐसा तो प्रोडक्ट नहीं होगा ना कि आपके पास इधर तो एल्यूमिनियम जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन देने के बाद और इधर हाइड्रोजन, ट्रांस तो नहीं बनेगा। ये क्या होगा, जिस साइड में आपका एल्यूमिनियम होगा उसी साइड से ही क्या देगा अपना हाइड्रोजन, मतलब कुछ ऐसा दिखने वाला है। कॉमन बात है, ये हम सोच सकते हैं इस बात को कि भाई जिस साइड में हमारा एल्यूमिनियम जुड़ा रहेगा उसी साइड से ही आपका हाइड्रोजन जो हाइड्राइड है वो डोनेट कर रहा होगा। तो आपका सिंपल है कि आप कहोगे सर यही बनने वाला है, ये तो नहीं बनेगा बिल्कुल भी, क्योंकि अपोजिट से तो नहीं दे सकता। ठीक है भाई, तो अपोजिट से नहीं देख सकता, इसका मतलब हमें ये तो पता है कि आपका एक तरफ यहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, दूसरी तरफ एल्यूमिनियम जुड़ेगा, पर किस साइड में एल्यूमिनियम जुड़ेगा, किस साइड में हाइड्रोजन। तो देखो यहां आपको यह भी पता है कि एल्यूमिनियम के साथ जो आर ग्रुप है बल्कि है, तो बल्कि है तो ये आर ग्रुप या एल्यूमिनियम उस साइड में जुड़ेगा जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी। मतलब सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपका एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन जो जुड़ेगा वो सिन एडिशन होगा। क्या होगा, सिन एडिशन, मतलब दोनों एक तरफ से ही जुड़ेंगे, ये भी कंफर्म होगी। दूसरी बात, ये आपका जो एल्यूमिनियम होगा ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ से जुड़ेगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ जुड़ेगा, या मैं कहूं लेस सब्स्टिट्यूटेड की तरफ जुड़ेगा। तो बताओ अगर मैं यहां मेरे पास एक एल्यूमिनियम लेता हूं, ये आपका हाइड्रोजन होगा, ये आपका एल्यूमिनियम होगा, बताओ यही होगा। तो मैं कहूंगा यहां मेरे पास हाइड्रोजन जा रहा होगा क्योंकि C4H9 आपका एल्काइल ग्रुप है, तो इधर मोर सब्स्टिट्यूट इधर हाइड्रोजन, तो यहां इस साइड में ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी और इस साइड में ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी, तो हाइड्रोजन तो इस साइड में जाएगा और एल्यूमिनियम लेस क्राउडिंग वाली की तरफ आएगा। तो यहां से बन क्या जाएगा बताओ, C4H9 कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपका हाइड्रोजन, देखो यहां बन क्या जाएगा। अब ये भी पता है मुझे सिन एडिशन होने वाला है, मतलब आपका जो एल्कीन होगी इधर एक तो C4H9 हो गया, इधर आपका हाइड्रोजन और इधर क्या आ गया एल्यूमिनियम आर ग्रुप और ये आपका हाइड्रोजन आ गया। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि इन दोनों का एडिशन, ये हाइड्रोजन कौन सा है, वो हाइड्रोजन है जो एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा था। तो ये दोनों बात बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ क्लियर हुई कि नहीं। जैसे यहां आपके पास, अब यहां क्या करोगे, आपको दो तरीके से यहां चीज दे सकता है, मतलब या तो आपके पास कोई X2 ला सकता है, X2 मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल, या तो कोई इलेक्ट्रोफाइल, या फिर क्या आ सकता है यहां H+, यहां क्या आ सकता है H+। अगर H+ आता है, मान लो मेरे पास यहां इलेक्ट्रोफाइल आता है, मान लो मेरे पास Br2 डाल दिया मैंने, तो Br2 डालेगा तो इसकी जगह बताओ कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Br, तो ये आपका C4H9 और ये आपका क्या था हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर Br, ये बन जाएगा। बताओ ई एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बताओ क्या बन गया, ई एल्किन का फॉर्मेशन हो गया, ई एल्किन का फॉर्मेशन हो गया है। और अगर इसी की जगह मैं हाइड्रोजन डाल देता हूं, अगर हाइड्रोजन डालूंगा तो मुझे EZ नहीं बता पाऊंगा, तो मुझे एक ऐसी एल्काइन लेनी पड़ेगी जिसमें मैं EZ बता सकूं।
तो मैं एक और एग्जांपल उठाता हूं हाइड्रोजन के लिए। देखो ये चीज बता रहा हूं, डाइबेल H के साथ एक इलेक्ट्रोफाइल गिवन है, X2 गिवन होगा आपके पास। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी हमने X2 लिया, और किस में X2 लिया, NaBH4 में हमने X2 लिया, और डाइबेल H में भी हमने X2 यूज कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल देगा तो कैसे करोगे रिएक्शन से। अब मैं इसी सिस्टम में आपको ये भी बता रहा हूं कि H+ के साथ, जैसे मेरे पास यही रिएक्शंस ले देता हूं मैं, और इसी रिएक्शंस में क्या डाल देता हूं यहां कि आपके पास ये एल्काइन है और यहां कोई CH3 ग्रुप जोड़ देता हूं, ठीक है, क्योंकि स्टेरिक इंड्रेंस का तो मतलब समझ गए हैं कि जिस साइड स्टेरिक इंड्रेंस क्राउडिंग ज्यादा होगी उधर एल्यूमिनियम नहीं जुड़ेगा, जहां लेस स्टेरिक इंड्रेंस जुड़ेगा उधर जुड़ेगा। अब मैं स्टेरिक इंड्रेंस कॉन्सेप्ट हटा दिया है, अब मैं यहां क्या लेके आया हूं, डाइबेल H डाल दिया, डाइबेल H -78 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाद में मैंने क्या डाल दिया, यहां से H+ डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया मैंने, और कहा कि रिएक्शन बता कैसे होगी। तो मैं कहूंगा कि यहां मेरे पास मुझे पता है कि हाइड्रोजन आपका CH3 जो होगा, हाइड्रोजन और आपका एल्यूमिनियम एक तरफ से ही जुड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, ये आपका जुड़ गए दोनों एक तरफ से ही। बताओ सिन एडिशन होगा, तो ये सिन एडिशन कर दिया मैंने। अब सिन एडिशन हो गया, अब आपके पास H+ डाल दूंगा, H+ H2O जो भी डाल रखा है, तो ये आपके पास बताओ क्या आ जाएगा, यहां से आपका क्या बन जाएगा भाई, यहां से H2O H+, तो ये क्या कर देगा, यहां से आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपका CH3, ये आपका CH3, यहां हाइड्रोजन, और इसकी जगह बताओ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। और जैसे ही हाइड्रोजन आया तो ये क्या बन चुकी है, जेड एल्कीन, तो दोनों हाइड्रोजन एक तरफ ही जुड़ गए हैं, दोनों हाइड्रोजन का एडिशन जो हुआ है वो एक तरफ ही हुआ है। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अगर हाइड्रोजन आता है तो जेड एल्कीन बनती है, और अगर कोई हाइड्रोजन के अलावा कोई क्या डाल देता है, इलेक्ट्रोफाइल डालता है, तो क्या बनती, ई एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ई एल्कीन का। तो बताओ ये चीज समझ में आ गई कि नहीं। और अगर ये आ गई है तो ये क्वेश्चंस भी सोल्व कर दो भाई फटाफट, ये क्वेश्चंस भी लगा दो। ये आपका क्वेश्चंस भी लगा दो भाई। ये बताओ क्वेश्चन फटाफट करो, क्या बनेगा इसमें, जेड एल्कीन बनेगा, ई एल्कीन बनेगा, बताओ क्या बनेगा। एल्काइन से इफ यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो ओल कहाँ लगेगा, एल्यूमिनियम, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे जो भी होगा एल्काइल ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों जोड़ेंगे बता, हमें एक ऐसा सिस्टम जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और तुमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दे तो इसका मतलब उस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हो, ठीक है। बताओ क्यों, बताओ चल रहा है क्या, अब फटाफट दो भाई। सुनीत क्या पूछना चाह रहा है, सर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल दूसरी तरफ से अटैक क्यों नहीं किया, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है भूपेंद्र। विड्रॉइंग नहीं जोड़ सकते भाई, ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी डाइबेल H इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन रिच रहना ही पड़ेगा। तो बता क्यों जोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही मन मर्जी नहीं कॉन्सेप्ट उठाते हैं, मन मर्जी जो उठाया वो चल दिया, ऐसे नहीं चलती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या किसी और केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी पढ़ रहे हो आप, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें ही होती है, ऐसे नहीं मन मर्जी चल दिया। क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो इसके पास ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो अच्छी रिएक्शंस होगी। सर इसी में ही पूछ रहा हूं, इसी में क्या पूछ रहा है भाई, वापिस देखो। अरे दूसरी साइड से क्यों अटैक करेगा, एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा ना, एल्यूमिनियम पे अटैक होगा, एल्यूमिनियम जिस साइड होगा उसी साइड में तो हाइड्रोजन आएगा, एल्यूमिनियम पे अटैक होगा भाई। एल्यूमिनियम के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो एल्यूमिनियम पे होगा, तो एल्यूमिनियम पे यहां चाहे कितना अटैक करते रहे, बताओ ये यहां से ये सेंटर की पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है सुनीत। यहां अगर अटैक कर रहा है तो यहां की चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, जिस साइड में होगा उसी साइड में रहेगा, ठीक है। तो देखो यहां क्या बनने वाला है भाई, आपको पता है कि यहां देखो ये जो होगा ए साइट जो होगा एक बी होगा,
तो ए साइड की तरफ तो क्या है, यहाँ 6 मेंबर की रिंग है, बी साइड में CH3 है, मतलब ए की तरफ क्या है, मोर स्टेरिक क्राउडिंग है। मोर स्टेरिक क्राउडिंग होगी तो इसका मतलब इधर तो हाइड्रोजन आएगा, और लेस क्राउडिंग की तरफ कौन जाएगा आपका एल्यूमिनियम जाएगा। तो ये OMOM, ठीक है। ये आपके पास, तो यहां बताओ क्या हो जाएगा, ये आपका CH3, ये आपका डबल बॉन्ड, इधर कौन आ जाएगा भाई, हाइड्रोजन, क्योंकि इधर मोर क्राउडिंग है, इधर लेस क्राउडिंग है, तो इधर आपका एल्यूमिनियम आ जाएगा। और आप क्या डाल रखा है, Br2, तो जहां आपका एल्यूमिनियम है उसकी जगह क्या लगा दोगे आप भाई, आपके पास यहाँ क्या लगा दोगे बताओ, जहां एल्यूमिनियम है उसकी तरफ क्या लगा दोगे, यहाँ आपका Br लगा दोगे, ये आपका CH3, यहाँ Br, ये आपका हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ 1, ये 2, ये 1 और ये 2, बताओ क्या बन गया, E बन गया है। E एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फटाफट बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। E होगा कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही है। देखो कॉन्फ़िगरेशन देख लो, Br को पहले प्रायोरिटी देंगे, जो स्टीरियो में आप देते हो वही तो प्रायोरिटी देते हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल। मुस्कान OMO क्या है, MOM मिथॉक्सीमीथेन होता है, OH का अल्कोहल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, मिथॉक्सीमीथेन ये होता है MOM, मिथॉक्सीमीथेन, CH3OCH2, और यहाँ ये ग्रुप को कहते हैं मिथॉक्सीमीथेन, MOM। ये अल्कोहल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, जैम के बच्चों के लिए कोई काम का नहीं है ये, ठीक है, गुड, ठीक है, बिल्कुल। देखो यहाँ अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर का पार्ट था वो खत्म हो गया है। देखो यहाँ आप सिर्फ समझने के लिए है, जो फोर्थ बताया है, डाइबेलेज का फोर्थ पार्ट बताया है, किसका, लैक्टोन्स का, और ये फिफ्थ एल्काइन का, ये ओनली नेट के बच्चों के लिए फायदेमंद है, जेम में इससे रिलेटेड नहीं पूछने वाला है। जो स्टार्टिंग के 3 बताए थे उसी में ही क्वेश्चंस पूछने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर का पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स की कहानी, जो आप खूब पढ़ते हो, पेल पेल के बर्च रिडक्शन के नाम से जानते हो, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं रोक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई। सभी देखो अब जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक के थे और न्यूक्लियोफिलिक के थे वो क्वेश्चंस तो लगा लोगे, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जब आपके पास रिडक्शंस कंप्लीट होने लग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब बुकलेट लगाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बीच बीच में देखते रहना है, ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चंस देखते रहना है, जिसमें ओनली फॉर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक की बात कर रखी है तो वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना है। अगर लगे कि ये तो सर ने हमें पढ़ाया ही नहीं है तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। अभी इतना कुछ नहीं हुआ है रिएजेंट के अंदर, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब, ठीक है।